जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों का बहुत शुक्रिया कि आज के हमारे इस स्पेशल सेशन में आप लोगों ने शिरकत की। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया नादिर साहब का कि वो उन्होंने हमें टाइम दिया और फिर वो एग्री हुए कि हमारे साथ वो शरीक होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। अ, मेरे ख्याल में तारफ की तो ज्यादा जरूरत नहीं है। नादिर साहब हमारे पुराने साथी भी हैं और एनएलपी के एक्सपर्ट हैं। सेंसाई, आपको याद होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो ट्रेनिंग वगैरह, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग वगैरह, एनएलपी जाहिर है वो उनका मेन था। तो उनके साथ इनकी एसोसिएशन काफी अरसे से है। तो अब तो डिकेट्स हो गए हैं। बस सर, मेरे ख्याल में इतना काफी है। आप ओवर टू यू सर, नादिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। और मुझे आज फिर आप लोगों ने अपनी टुगेदरनेस में इंक्लूड कर लिया। और मुझे बड़ी एनर्जाइज होता हूँ मैं, और मुझे मौका मिलता है कि मैं फिर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकूं, रिकॉल कर सकूं एक्सपीरियंसेस को। और हौसला मिलता है, आप लोगों की एनर्जी मिलती है। आपका जो आप बैकअप देते हैं मुझे, उसको मुझे हौसला मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। टू बिगिन विद प्रेयर। गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग दैट ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference. Yesterday is history, tomorrow is mystery. Today is the day we call present, a gift. Let us enjoy this gift with grace of Allah, with courage, with strong faith, with right thought, with self control, and with calmness. Now, coming to session today, human growth, and the second part is communication, जो के टेक्निकलिटीज हैं एनएलपी की। तो एक थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी दे दूं इसके लिए कि ये टू पार्ट्स हैं। मैं पहला पार्ट जो है ह्यूमन ग्रोथ का लिया है, स्पेशली जो कि हम पिछली दफ़ा डिस्कस करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी के साथ मैं चाहता हूँ कि उसको और मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। और उसमें एक बात जो टेक्निकली समझने वाली है वो ये है कि वी डू नॉट सी द वर्ड एज द वर्ड इज, बट एज वी आर। अब ये है कि हर एक की वर्ड डिफरेंट है। हर आदमी अपने हिसाब से एक डिफरेंट वे में सोचता है, डिफरेंट वे में देखता है। उसकी डिफरेंट डायनामिक्स है, उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी को फॉर्मेट करता है। तो उसमें एक होलनेस लाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि नॉट वी आर सीइंग द वर्ड, बट दे आर आल्सो सीइंग द वर्ड। दे आर नॉट, वो खुद नहीं है जैसे दुनिया देख रही है, बल्कि वो खुद को नहीं देख पा रहे। तो उसको एक टुगेदरनेस पे लाने के लिए, एक होलनेस लाने के लिए मैंने इसको कहा है कि और मजीद एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो पहला पार्ट जो है हमारा, वो हम उसको स्पिरिचुअल अपना ह्यूमन ग्रोथ के हवाले से शुरू करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो एनएलपी की कम्युनिकेशन के ऊपर है, टेक्निकल साइड है वो सारी। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम पहले हिसाब से, ह्यूमन ग्रोथ के हिसाब से। कार्ल युंग ने कहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेना, first half of life is devoted to forming a healthy ego, and the second half is going inward and letting go of it. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है कार्ल युंग का जो फर्स्ट पार्ट है, कि हम फर्स्ट पार्ट में जो लाइफ का है उस पर आप क्या करते हैं, क्या बिल्ड करते हैं अपने आप को। और जो सेकंड पार्ट है उस पे हमारे लिए फिर क्या चैलेंजेस मिलते हैं और हमने उनको कैसे फेस करना होता है, उसमें क्या हमारी रियलिटीज हमारे कैसे सामने आती हैं। तो मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए वो इसको करने के लिए कहते हैं
We spend the first half of life building a mask and second deciding what to do with that. दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट हाफ है हमने अपनी बेस्ड ऑन सेल्फ ईगो हम उसको बिल्ड करते हैं और एक मास्क बनाते हैं अपना, जिसको हम वर्ड में अपने आप को दिखा सकें और उस बेस्ड ऑन दैट मास्क अपनी जिंदगी गुजार कर सके। वेदर वी कीप परफॉर्मिंग द रोल वी पॉलिश्ड फॉर द वर्ड, और इसमें क्या हम करते हैं, क्या हम जो पॉलिश किया है हमने अपने रोल को वर्ड के लिए, क्या हम वही स्पेंड करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, या हम क्या करते हैं, आर बिगिन द हार्डर वर्क ऑफ इंटीग्रेटिंग द पार्ट्स ऑफ इट लेफ्ट आउट, या हम जो पार्ट हमने छोड़ दिए हैं जिंदगी में, जिनको हम फॉलो नहीं कर पाए, जिनको हमने इग्नोर कर दिया है, क्या हम उनको होलनेस में लाने के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट है जिंदगी का, जो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है और सेकंड पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में तो हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपनी ड्रीम्स को देखते हैं, अपनी इमेजिनेशन को देखते हैं, अपने ख्वाबों की दुनिया को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और फिर सेकंड पार्ट जो हमें चैलेंजेस मिलते हैं, फिर उनको हम कैसे करते हैं, क्या हम जो बनाए हुए पार्ट्स होते हैं उनको इग्नोर करके हम नए पार्ट्स को ढूंढते हैं, या फिर हम रिकवर करते हैं, या हम डिस्कवर करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो ये दो पार्ट है जिंदगी के, दो लाइफ के पार्ट हैं जिनको हम गुजरते हैं, हर आदमी गुजरता है उसमें से। एक लाइफ जर्नी है जिसमें से हमें इसमें से जाना होता है। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे समझने के लिए, या हमारे समझने के लिए जरूरी है, ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि भाई अशरफुल अशरफुल मखलूकात बनाया है हमें। हम खुद भी ये जज करते हैं, हम कहते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, बना दिया। तो अभी जो स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी है बर्ट गोल्डमैन की, उसके मुताबिक उसने क्या कहा है कि सारे बच्चे जो है वो जीनियस पैदा किए जाते हैं। सब बच्चे 100% जीनियस पैदा किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब एक ग्रोथ का प्रोसेस शुरू होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट के बाद फिर बाय द एज ऑफ 20 वो सिर्फ 10% तक रह जाती है। वो जीनियसनेस जो है वो सिर्फ 10% रह जाती है। तो स्लोली स्लोली बाय गोइंग 2 3 4 5, स्पेशली आफ्टर 5 years, वो ज्यादा डिक्लाइन होना शुरू होती है, और 10 20 years तक आते आते वो 10% रह जाती है। और जब हम 20 को क्रॉस करते हैं तो वो सिर्फ 2% लोगों के पास जीनियसनेस होती है, बाकी जो खत्म हो जाती है। तो ये एक जो हम अशरफुल मखलूकात है, खुदा ने बताया, तो उसकी डिक्लाइन इस तरह शुरू होती है, लेकिन वो एबिलिटी हमारे पास, वो सारी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद होती है। हम उसको कैसे ज़ाया करते हैं ये देखने वाली बात है। हम करते क्या है, हमारे साथ होता क्या है, हमारी लाइफ का जर्नी है उसमें हमारे क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं, और कौन कौन से पार्ट हैं जिन पार्ट को लेकर हमने आगे मूव करना होता है और अपनी होलनेस को एक्सपीरियंस करना होता है। तो हम पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं, आज फिर उसके हवाले से हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ग्रोथ प्रोसेस में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको डिक्लाइन की तरफ लेके जाता है, या इसको प्रेशराइज करता है हमारे ग्रोथ प्रोसेस को, वो फोर्स ऑफ एंट्रोपी है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हर चीज वाइंडिंग डाउन हो रही है, हर चीज एक नीचे की तरफ जा रही है, एक दिन डब होगा और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। हम जहाँ बैठे हुए हैं, जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, जिस टेबल के ऊपर है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वाइंडिंग डाउन हो रही है हर चीज। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए, जिस हम प्रोसेस को करना कहते हैं, कि इस फोर्स ऑफ एंट्रोपी के अगेंस्ट हमें अपने आप को फंक्शन करना पड़ेगा। हमें जो स्ट्रेस है उसको सक्सेस में बदलने के लिए हमें इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। लाइक कि देखें, पानी है, पानी की बहुत अहमियत है, हमें ज़रूरत है उसकी, लेकिन पानी जब उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो वो नीचे गिर रहा है। उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे, वो ज़ाया हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत है कि हम उस पानी को कंट्रोल करें, उसको हम इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से उसकी अपनी एनर्जी को उसके अगेंस्ट, जो कि डाउन जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम करें, और उसको हम एक सक्सेसफुल वे में उसको रेगुलेट कर सकें। तो ये फोर्स ऑफ एंट्रोपी के अगेंस्ट जो हम एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, जो पावर हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक ग्रोथ का प्रोसेस है। हम उसको ग्रोथ कहते हैं कि ये ग्रोथ है। तो आपको उस कंफर्ट जोन से निकल के आपको बाहर आना पड़ेगा, और उस फोर्स ऑफ एंट्रोपी के अगेंस्ट हमें फाइट करना पड़ेगा। हम उसको अगेंस्ट जाके फिर हम ग्रोथ प्रोसेस में एंटर होते हैं। आप देखें, जिंदगी में, हमारी जिंदगी है उसमें हमारे पास वी आर 3 पार्ट बीइंग है।
एक नहीं है। एक बॉडी है, वो फिजिकल साइड है हमारी। उसके बाद फिर माइंड है, इंटेलेक्चुअल साइड है हमारी। फिर सोल है, वो हमारी स्पिरिचुअल साइड है। लेकिन हम इस लाइफ के प्रोसेस में चलते चलते किन किन हालात से गुजरते हैं, कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, क्या क्या करते हैं, ये हमारा हिस्सा है। कि हम ये सारा वक्त जो है जिंदगी का, जैसे कार्ल यूंग का पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसने कहा कि पहला हाफ जो है वो हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपनी हेल्दी ईगो को बिल्ड करते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम अपना एक मास्क डेवलप करते हैं जिंदगी गुजारने के लिए। और सेकंड हाफ में फिर हम जो है उसको लेट गो करना शुरू कर देते हैं, उसको हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। या फिर हम उसको रिकवर करें। अगर हम करना चाहते तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम उसको, जो कोई फॉल डाउन कर रहा है, उसको हम रिकवर कैसे करें। तो तीन पार्ट है हमारी जिंदगी में, बॉडी है, फिर इंटेलेक्चुअल है, फिर एक स्पिरिचुअल साइड है, जो हमारी लाइफ जर्नी में हमारे साथ जिनको हम लेके चलना पड़ता है एक होलनेस एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बॉडी क्या है? मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस देमसेल्व्स एज बॉडी। रोटी कपड़ा मकान के हद तक जरूरत पूरी करते हैं, उसके बाद वो सोचते नहीं है। ज्यादा बच्चे पैदा करो, दैट्स ऑल। सर्वाइविंग फॉर फिजिकल नीड्स ओनली एंड एस्पायरेशंस ओनली। मेरे ख्वाब क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं बनना क्या चाहता हूँ, इसके आगे हम बढ़ते नहीं। ये हमारी सारी फिजिकल नीड्स हैं, जिसके हम एक तरह से गुलाम बन के, पाबंद बन के रह जाते हैं। Even after having good jobs, etc., and fulfilling physical and following physical dreams, usually mind is forgotten after age 25 and 30. इसके बाद हम अपने माइंड को भूल जाते हैं। डिग्री हासिल कर ले जरूर, जॉब मिल गया हमें, अच्छा काम हमने करना शुरू कर, लेकिन वो रोटी कपड़ा मकान से हद से ज्यादा नहीं चलता। उसके बाद की जो दुनिया है उसमें बहुत से सवाल उठते हैं, उसको हम एक्टिवेट नहीं करते और हम माइंड को इग्नोर कर देते हैं, माइंड को हम ड्रॉप कर देते हैं। इट इज नॉट नॉरिश्ड, ये नहीं किया जाता। और हमें सुनने को क्या मिलता है, जो हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है, वो बहुत सोचा ना करो, सोचने की जरूरत नहीं है बहुत, बस ठीक है, अपना जिंदगी गुजारा करो और आगे चलो, बस बड़ों को कहा मानो। तो वो दूसरों को फॉलो करते हैं, सिर्फ बॉडी नीड्स को पूरी करते हैं, बाकी की थिंकिंग के मुतालिक, अपने माइंड को इस्तेमाल करने के मुतालिक कुछ सोचते भी नहीं है। दे फॉलो अदर्स, सो मोस्ट पीपल लिव लाइफ ऑन बॉडी लेवल। यहाँ ही जिंदगी गुजारते हैं, उसके आगे चलते नहीं है। वहां की नीड्स को पूरी करते हैं, घर बना लो, गाड़ी खरीद लो, दूसरे ये गाड़ी खरीदी है तुम भी वो खरीद लो, उसने ये खाया है, उसने ये बना लिया है, मैं भी वो बना लेता हूँ। तो ये जो फिजिकल नीड्स है, उसकी एस्पायरेशन में वो अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। ऑफन बहुत सारे लोग गुजार देते हैं, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर बैठा हूँ कि जीनियस डिप का यही ड्रॉबैक है कि आफ्टर 20 ईयर्स और आफ्टर 25 ईयर्स जो वो सिर्फ 10% से नीचे आके 2% तक रह जाता है, और बाकी सब जो जीनियस से जो है वो ड्रॉप हो जाती है। दे दे फेल अपार्ट एट द मोमेंट दे अबंडन द माइंड। अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और बाकी जिंदगी का जो पार्ट है उसमें आप समझे को फेल अपार्ट कर जाते हैं। वो अपने आप को रेगुलेट कर नहीं पाते जिंदगी। वो जो बाकी जिंदगी के चैलेंज है उनको पता ही नहीं है कि वो जिंदगी के चैलेंज भी है। और हमें एक इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है कि भाई बहुत सोचा ना करो यार, क्या करते हो तुम, और बड़ा को कहा मानो, जो बड़ा कहते हैं वैसे ही कहना कहना मानो और उसको फॉलो करो। और जब हम फिर आगे लेके उस वक्त जरूरत किस चीज की है? जरूरत ये है कि द पीपल हु अबंडन द माइंड फेल अपार्ट द लेवल ऑफ बॉडी। वो बॉडी के लेवल तक महदूद रह जाते हैं, जो कि सिर्फ जिन्होंने माइंड माइंड को इग्नोर कर दिया। इट इज टाइम टू मेक योर फ्रेंडशिप विद माइंड माइंड अगेन। अब चैलेंजेस मिलते हैं, सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरा कैसे कामयाब हो गया, मैं क्यों कामयाब नहीं हुआ। ये जिंदगी के चैलेंजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। इट इज टाइम टू मेक योर फ्रेंडशिप विद माइंड अगेन। अपने माइंड को दोबारा एक्टिव करो, जो आपने पहले ही डेड कर दिया हुआ है, उसकी सोच ही खत्म कर दी गई है। द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव टूल यू एवर हैव इज योर माइंड। तो माइंड जो है वो एक क्रिएटिव टूल है आपकी एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए, आपकी सोच को बढ़ाने के लिए।
तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आइंस्टाइन ने कही है कि अवर रैशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट। उसने हर चीज को एक तरह से रैशनल साइड से उसको फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा, और ये बहुत जरूरी है। सॉरी, ये बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और इसी से हम चीजें फाइंड करते हैं, इसी से दुनिया आगे बढ़ी है। न्यूटन ने सोच लिया कि भाई ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसको उसकी कैफियत का पता चल गया। राइट ब्रदर ने सोचा कि भाई ये परिंदे उड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, तो एक जहाज बनना शुरू हो गया जिसके ऊपर हम आज सफर कर रहे हैं। तो एक रैशनल माइंड का ये एक स्ट्रेंथ है जिसकी बेस के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, लाइफ को लेके चलते हैं और अपने माइंड को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और जिसको आइंस्टाइन कहता है कि वो हमारा फेथफुल सर्वेंट है, वो हमारी 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 वो पूरा करता है, हमारी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है, हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है, हमारी जो क्रिएटिव साइड है उसको भी एक्टिवेट करता है। और माइंड को एक्टिव करने के लिए क्या हमने लर्न पहले भी किया है, आस्क गुड क्वेश्चंस टू एक्टिवेट योर माइंड। और हम उसके मैसेज क्या है कि सोचा करो, योर क्वेश्चंस आर योर आंसर। जो आप सवाल करते हैं वही आपके आंसर है। जवाब आता जरूर है, लेकिन उसके लिए शायद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन गुड क्वेश्चंस पूछो, अगर आप सवाल गुड नहीं होंगे तो उनके जवाब भी वैसे ही आएंगे। मैं क्यों कामयाब नहीं हो रहा, तो जवाब मिलेगा कि आप तो गांव में पैदा हुए थे, आप तो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, आप तो एक तालीम याफ्ता फैमिली में नहीं पैदा हुए थे। आप कहना चाहते हैं कि भाई मैं कामयाब कैसे हूं। जब आप इस तरह के सवाल पूछोगे तो फिर वो आपको जवाब मिलना शुरू होंगे। वे उठ के मेहनत करो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने ड्रीम को, अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करो, ताकि तुम उसको फॉलो कर सको। और आप जो कंफर्ट जोन है उसके बाहर निकलने के बाद अब इसको आप अवेल कर सकते हैं। घर बैठे बैठे सवालों के जवाब लेके इसको कर नहीं सकते। तो आस्क गुड क्वेश्चंस टू एक्टिवेट योर माइंड। अपने माइंड को करने के लिए सवालों का पूछना शुरू करो, लेकिन अच्छे सवाल होने चाहिए। ये नहीं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये कि मैं कैसे कामयाब हूँ, मैं कैसे इसको करूँ। और उसके लिए आपको एक वो पता शुरू हो, एक्टिवेट उसके शुरू हो जाएगा कि आपने उसकी स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजाइज उसको कैसे करना है। सो आस्क गुड क्वेश्चन टू एक्टिवेट योर माइंड। सोचा करो, योर क्वेश्चंस आर योर आंसर। अब आते हैं सोल की तरफ, कि यहाँ पे आ गए तो सवाल तो बहुत चल पड़े, बहुत से जवाब आ गए, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हो नहीं रही। और फिर कहते हैं कि मैंने यार मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा। तो ये क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, इनके जवाब आपके पास नहीं है। क्वेश्चंस तो हैं कि जी ये क्यों नहीं मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बहुत मेहनत की है। तो उसके पास आपको जवाब चाहिए। तो आपको उसको आइंस्टाइन ने फिर उसका सेकंड पार्ट वो यही कहा कि अवर इंट्यूटिव माइंड रेफरिंग टू सोल। तो इंट्यूटिव माइंड जो है पार्ट है उसका हार्ट का, और हम उसको सोल का पार्ट कहते हैं। अवर इंट्यूटिव माइंड रेफरिंग टू सोल इज अ सेक्रेड गिफ्ट। पहले उसने कहा कि अवर रैशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट, और सेकंड पार्ट उसने कहा कि अवर इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट। लेकिन हमने एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर ली है जो रैशनल, जो गिफ्ट, जो फेथफुल सर गिफ्ट है उसको हमने इग्नोर कर दिया, जो सैक्रेड गिफ्ट है उसको हमने इग्नोर कर दिया, और फेथफुल सर्वेंट को हम फॉलो कर रहे हैं। जो कि जो हम बुनियादी तौर पे जैसे हम रैशनैलिटी के साथ करते तो हम आर्गुमेंट्स करते करते दूसरे को फेल करना चाहते हैं। रैशनल माइंड तो जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो इंट्यूटिव माइंड है, जो रियलिटी है, जो कि छुपी हुई है भी हमारे सामने नहीं आ रही, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर ली है जो कि रैशनल माइंड को जो फॉलो कर रही है, सैक्रेड गिफ्ट को इग्नोर कर रही है, और जो फेथफुल सर्वेंट है उसको फॉलो कर रही है। रूमी ने कहा था, आई हैव बीन ए सीकर, यानी एक स्टेज के ऊपर लर्निंग किया, सब कुछ किया, रैशनैलिटी के साथ सब कुछ किया। आई हैव बीन अ सीकर एंड स्टिल आई एम, बट आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग द बुक्स एंड द स्टार्स एंड स्टार्टेड टू लर्न फ्रॉम द टीचिंग ऑफ माई सोल।
बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो ये वो छुपी हुई हमारी है सारी, जो हमारे है, एक तरह से एक गिफ्ट है हमारा, जो कि हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। हमें उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस में जाना पड़ता है, जिस प्रोसेस पे हम जाके उन चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो वहाँ का मैसेज जो हमें क्लियर मिलना शुरू हो जाए। और मैसेजेस मिलते हैं, सिर्फ थोड़ा सब्र करना पड़ता है। यानी आपको रैशनल माइंड से भी बाहर आके इंट्यूटिव माइंड की तरफ भी जाना पड़ेगा, ताकि आप एक होलनेस को एक्सपीरियंस कर सकें, एक होल रियलिटी को जान सकें। कार्ल युंग ने कहा था कि our vision becomes only clear when we look into our own heart, who looks outside dreams and who looks inside awakens। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप सिर्फ उसी बेस के ऊपर, रैशनैलिटी के बेस के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका मतलब एक पार्ट भी मिसिंग है, आप अवेकन हुए ही नहीं है। और हम भी जिंदगी में यहाँ देखते हैं, एक तरफ तो सूफीज्म बहुत आगे बढ़ जाती है, वो रैशनैलिटी की तरफ सोचते नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो हमारी तरीकत जो है, वो अपनी शरीयत जो है बहुत बढ़ जाती है, जो वो सूफीज्म की तरफ देखते नहीं है। दोनों पार्ट्स डिफरेंट वे में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो उनमें बैलेंस करना भी जरूरी था, हम उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो मैं जैसे कार्यों की बात कर रहा था कि विजन बिकम्स ओनली क्लियर व्हेन वी लुक इनटू आवर ओन हार्ट, दैट इज आवर सोल, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। तो आपको अवेकनिंग करने के लिए, स्पिरिचुअली अवेकनिंग करने, आपको अंदर झांकना पड़ेगा, आपके अंदर जाना पड़ेगा, अपने हार्ट में जाना पड़ेगा। कि रब दिला में रहंदा, पंजाबी लोग कहते हैं कि वहां पे है सारा कुछ। तो उसके बाद हम आते हैं सोल। यू आर मोर देन योर बॉडी एंड मोर देन बॉडी एंड माइंड टुगेदर, और वो आपकी सोल है। आप उन दोनों से ज्यादा जो अहमियत की चीज है वो सोल है। आर यू नर्चरिंग योर सोल? आर यू इवन नोटिसिंग इट? आर यू हीलिंग इट और हर्टिंग इट? आर यू ग्रोइंग और विदरिंग? इज योर सोल एज लोनली एज माइंड? यानी दोनों डिफरेंट है। सोल अपना काम कर रही है, वो सिर्फ अपनी हद तक सारी चीजों को देख रही है, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को त्याग दो। और माइंड जो है वो बाकी सब चीजों को छोड़ के, वो माइंड अपनी एक्टिविटी में रैशनैलिटी के पीछे पड़ा हुआ है, कि बाकी और तो कुछ रियलिटी है ही नहीं है सिवाय इसके कि मेरा जो माइंड है वो सोच रहा है। तो कनेक्ट विद योर सोल, इट इज वेटिंग फॉर यू। आपको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, आपका इंतजार कर रही है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो अंदर जो है वो मौजूद है, वहां पे जो जाना पड़ता है उसको तलाश करने के लिए, वहां मौजूद है। मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हूँ इस बात के ऊपर कि सोर्स पा इज देयर टू हेल्प यू। सो हमने सोर्स पा फाइंड इसलिए किया हुआ है कि हम इसको हेल्प करें, कि भी सोल को कनेक्ट करो अपने आप को। ओके। सो अब हमें जो सेकंड पार्ट, जो उसका पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि हम एक बॉडी है साइड हमारी, फिर हमारी रैशनैलिटी है, माइंड है हमारा, वो साइड है। थर्ड जो है हमारा इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल साइड है, हमारी सोल साइड है। तो हम को बैलेंस करने की जरूरत है, कि इन सब में बैलेंस करें, ना तो बॉडी को इतना इग्नोर करें कि बाकी दोनों चीजों को दोनों की चीजों को फॉलो करें, ना हम बाकी दोनों चीजों को इतना फॉलो करें कि बॉडी को भूल जाएं, माइंड को भूल जाएं, हर चीज को भूल जाएं। उनमें बैलेंसिंग करने की जरूरत है। द मेन फैक्टर ऑफ डिसिप्लिन इन ऑल एरियाज इज बैलेंसिंग। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? अनासर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन इज़्ज़ा का परेशान होना। तो ये जब बिखरते हैं पार्ट, तो वही मौत है। और फिर मैंने एक दफा पहले एक्सप्लेन किया था कि लोग दे डाई एट द एज ऑफ 45, लेकिन सिर्फ उनको दफनाया जाके 80 ईयर्स की एज में जाता है। 80 साल में वो जाके सिर्फ दफनाया जाता है, लेकिन दे डाई एट एज ऑफ 45। जब आपकी जिंदगी में वो अनासरी टूट फूट गए, इकट्ठे मिल ही नहीं सके,
और सारी नीड जो है सिर्फ बॉडी नीड्स तक ही महदूद होकर रह गई, तो बाकी जिंदगी में क्या बचा फिर डिपेंडेंस से आगे फिर लोगों को देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दो। अपनी जो यहाँ से आपको चीजें मिल सकती हैं अपनी जात को डेवलप करने के लिए, अपनी आपको फ्रीडम लेने के लिए, वो आप भूल जाते हैं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं, डिपेंडेंसी आ जाती है। तो हमें बैलेंसिंग करने की बहुत जरूरत है कि हम इनमें बैलेंसिंग करें। इंट्यूशन इज द सोर्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये देखें, एक साइंटिफिक नॉलेज है जिसको हम रेशनैलिटी के साथ हम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये अरिस्टोटल का कहना है। तो क्या कहता है, वो यही कहता है कि फिर जो इंट्यूशन है वो हमें सोर्स देती है कि उस नॉलेज को जो हम एक्टिव कर चुके हो रैशनैलिटी के बेस के ऊपर, यानी दोनों में बैलेंस करना पड़ा कि एक तरफ रैशनैलिटी है, फिर एक इंट्यूशन है जो कि हमें एक उसके मुताबिक एक सबक दे रही है। और सेकेंडली वो कहता है कि वर्च्यू इज बिटवीन टू वाइसेस, दो इंतहाओं के दरमियान वर्च्यू है। तो इसका मतलब उस वर्च्यू को हासिल करने के लिए हमें दोनों रियलिटीज को बैलेंस करना पड़ता है। द गुड फॉर मैन इज एन एक्टिविटी ऑफ द सोल विद इन अकॉर्डेंस विद वर्च्यू। सोल की एक्टिविटी बहुत ठीक है, लेकिन बैलेंस करते हुए तो चीजों को बैलेंस करने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो गिविंग अप का है। इट इज नॉट इजी। गिविंग अप को करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि वर्च्यू इज बिटवीन टू वाइसेस मैं पहले बयान कर चुका हूँ। एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल, अरिस्टोटल कह रहा है। फिर अरिस्टो ही कह रहे हैं, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। हमें उसको बैलेंस करने की जरूरत है। बुद्धा ने भी यही कहा था कि मिडिल वे इख्तियार करो, ना तो निर्वाणा में इतने घुस जाओ कि दुनिया त्याग दो, ना दुनिया को इतने घुस जाओ कि आप उसको जो दूसरी साइड है उसको आप इग्नोर कर दो। और प्रेयर भी अल्लाह ताला ने हमें यही कहा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और दुनिया में भी हमें रहनुमाई दे। तो उसमें बैलेंस करने की जरूरत है, जिंदगी को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं, दोनों एक्सट्रीम में को बैलेंस करने की जरूरत है। यही एक बैलेंस जो है जिंदगी का, यही सही जिंदगी है। ओके, नाउ गिविंग अप में क्या करने की जरूरत है? अ डिफिकल्ट ऑफ बैलेंसिंग इज गिविंग अप। हम बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है, हमें उनको इग्नोर करना पड़ता है, उनको बदलना पड़ता है, और ये कोई आसान काम नहीं है। द डिजायर फॉर टोटल पोजेशन ऑफ पेरेंट्स, हम डिपेंडेंस करते हैं, टोटली इनके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे होते हैं, तो एक पार्ट है जिसको गिव अप करने की जरूरत पड़ती है। द डिपेंडेंसी ऑफ चाइल्डहुड, एक बच्चा है वो हमेशा यही करता है कि जो अम्मा कर देगी, अब्बा कर देगा, वो कर देगा, खुद करने के लिए डिपेंडेंसी है, और उसके हम डिपेंडेंस में जुड़े रहते हैं, उसको गिव अप नहीं करते। द फ्रीडम ऑफ एन अनकमिटमेंट, किसी चीज को कमिट नहीं करते। जब आप किसी चीज के साथ कमिट नहीं करते तो फिर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिसकी वजह से आपकी वो ग्रोथ का प्रोसेस है वो स्टॉप करता है, वो मिसमैनेजमेंट में आ जाता है। द फ्रीडम ऑफ अनकमिटमेंट, द फैंटासी ऑफ इमोर्टैलिटी, कि मेरा मैं अभी जिंदगी है, अरे यार अल्लाह ना करे वो, भाई जिंदगी खत्म हो रही है, उसको देखो कि एकदम चले जाना है। तो पैगाम आ गया अल्लाह ताला की तरफ से कि वल असर इंसान लफी खुसर, बहुत वक्त थोड़ा है, उसको मैनेज करो। लेकिन आप उसको मैनेज नहीं करते कि वो कौन सा मैंने जिंदगी से चले जाना है। तो ये एक फैंटासी है इमोर्टैलिटी की। अथॉरिटी ऑफ वंस चिल्ड्रन, कि बच्चों को कंट्रोल कर उनको आगे हिलने नहीं दो, उसकी वजह से भी ग्रोथ प्रोसेस में एक रुकावट आती है, ग्रोथ प्रोसेस ठीक नहीं होता, उसको भी गिव अप करने की जरूरत है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वंस टेम्पोरल, दैट मीन्स एक्सटर्नल पावर, मैं ही कर सकता हूँ जो करना चाहता हूँ, वो बड़े ही करते हैं जो करना होता है। एक्सटर्नल पावर तो है, लेकिन उसके पास कुछ रैशनैलिटी भी होना चाहिए। तो अगर ना वो रैशनल पावर जो है वो बड़े होने की नहीं है,
बल्कि इंटेलिजेंट होनी चाहिए, रैशनैलिटी के साथ होनी चाहिए, सोल सर्चिंग के साथ होनी चाहिए। द इंडिपेंडेंस फिजिकल हेल्थ, मैं परवाह ही नहीं करता, अपनी सेहत की परवाह नहीं करता। मुझे फिक्र ही नहीं है कि मैंने कब खाना है, कितना खाना है, थोड़ा खाना है, ज्यादा खाना है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसको गिव अप करने की जरूरत, मैनेज करने की जरूरत है। एंड अल्टीमेटली द सेल्फ एंड लाइफ इट सेल्फ, ये भी मुझे गिव अप करने की जरूरत है कि एक दिन मुझे चले जाना है जिंदगी से। और मेरी जो मैं है, उस मैं को हमने, ईगो को जो है वो हमने सबमिट करना है, उसको भी गिव अप करने की जरूरत है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ इज डिफिकल्ट, आसान नहीं है। यानी ये ग्रोथ प्रोसेस का हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं, या जिसके हम बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम दोनों पार्ट्स को समझने की कोशिश करके हैं, तीनों पार्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट। गिविंग अप इज आल्सो डिफिकल्ट। लाइफ इज सफरिंग, बुद्धा ने कहा था, ये सफरिंग है, इसमें से गुजरना पड़ता। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, सारा कुछ समझ लिया, रैशनैलिटी भी कर, लेकिन बहुत सारी फिर भी चीजें आपके काबू में नहीं आ रही, ये कॉम्प्लिकेटेड है। हम जब इस स्टेज के ऊपर होते हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं समझने की, रैशनैलिटी के साथ, विजन के साथ, हर चीज, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं, हमें नजर नहीं आती, हमें समझ नहीं आती। तो फिर फॉर मोर गाइडेंस, लेट गो एंड लेट गॉड, फिर अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह के हवाले करो, और वो जाने उसका काम। और फिर हम कहते हैं कि लेट गो एंड लेट गॉड। As children bring their broken toys with tears in their eyes for us to mend, I brought my dreams to God because He was my friend. But instead of letting Him to work alone, I hung around and tried to help with the ways that were my own. At last, I snatched them back and cried, "How could you be so slow?" And He said, "My child, what can I do? You never did let go. तुमने तो मुझ पे भरोसा ही नहीं किया." तो प्ले इट डाउन बट प्ले इट अप। तो मुझे वो याद आ रहा है कि लेट गो एंड लेट गॉड, जैसे मैंने कहा, मैसेजेस आते हैं और अल्लाह ताला कहता थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, तो तुम्हें हेल्प करूंगा, सिर्फ मुझ पे यकीन कर लो, एक वक्त आएगा वो जरूर हो जाएगा। लेकिन जो सब्र करेगा उसको फल उसका मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे वो याद आ रहा है कि एक, इसने कहा लेट गो एंड लेट गॉड, के अल्लाह कर लेगा सारा, मुझे क्या जरूरत है करने की। तो एक गांव में, एक बस्ती में सैलाब आ गया, बारिश बहुत हुई, सैलाब आ गया। सैलाब आ गया, गांव की जो सड़कें थी वो पानी से भर गई और घर खराब हो गए, लोग डूबना शुरू हो गए। तो उनको बचाने के लिए हुकूमत ने बहुत कोशिशें करना शुरू कर दी, और कुछ लोग उसकी छत के ऊपर चढ़ गए, अपने अपने मकानों की छत पे चढ़ गए, घरों की छत पे चढ़ गए। तो वो भी घरों की छत पे चढ़ गया। अब घर पे छत पे चढ़े हुए थे, पानी फिर रहा था सैलाब का, गांव में सड़कें फुल थी उससे। और हुआ क्या कि उनको कश्ती बचाने वाले आ गए, जो उसको उनको हेल्प करने के लिए बचा रहे थे। कश्ती आई तो उन्होंने कहा अभी कश्ती में आ जाओ, आप हम ले बचाते हैं आपको। तो उन्होंने कहा जी नहीं ठीक है, अल्लाह पे छोड़ा हुआ अल्लाह खुद ही करेगा, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ, अल्लाह खुद ही करेगा। दूसरी कश्ती फिर आई, थोड़ी देर के बाद पानी और ऊपर जा चुका था, और फिर दूसरी कश्ती आई। उन्होंने भी कहा कि आप भी जल्दी करो, पानी आ रहा है और पानी आ रहा है, और तुम आ जाओ कश्ती में, हम तुम्हें लेके जा रहे हैं, तो छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहने नहीं बस ठीक है, आपने अल्लाह पे भरोसा किया है, अल्लाह करेगा, खुद ही करेगा। कश्ती भी फिर चली गई। कुछ देर के बाद एक हेलीकॉप्टर था जो बचाता फिरता उन लोगों को, जो कि अभी तक बच नहीं सके थे। तो हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि भी ऊपर आओ जल्दी, शाबाश, हम तुम्हें लेके चलते हैं।
अभी भाजो, पानी आ गया है, अब तुम छत पे भी पानी चढ़ गया, छत में ही पानी आ गया, तो आ जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, बस ठीक है, लेट गो एंड लेट गॉड, हमने अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है। आखिर पानी आ गया, खत्म हो गया, और वो डूब गया उस पानी में। पानी में डूब गए और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। आखिर अल्लाह ताला के पास पहुंचे। वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने कहा भाई, उन्होंने जाके शिकायत की कि अल्लाह मियां ने हमने तुम पे छोड़ा हुआ था, फिर भी हम डूब गए, हम बच नहीं सके, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हमने तुम पे छोड़ा था सारा कुछ, लेट गो एंड लेट गॉड किया हुआ था। तो अल्लाह मियां ने कहा मैंने दो कश्तियां भेजी तुम्हें बचाने के लिए, एक हेलीकॉप्टर भेजा तुम्हें बचाने के लिए, तो और मैं क्या करता। तो मकसद ये है कि जब आप लेट गो एंड लेट गॉड की बात करते हैं, सिर्फ वेट करने की जरूरत होती है, सब्र करने की जरूरत होती है। आती है, वो ताकत भी आती है, वो हौसला भी आता है, और सपोर्ट भी मिलती है, और फिर अल्लाह ताला पे जब भरोसा किया होता तो हर काम में अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होती है, उसके हिसाब से उस टाइम के ऊपर वो हेल्प आपको मिलती है। सो हम उसको जानने के लिए हम लेट गो एंड लेट गॉड करते हैं। इसके ऊपर आपने कुछ सवाल करना है तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में अभी हमें तकरीबन 50 मिनट हो गए। कोई सवाल अगर करना चाहे तो प्लीज अपना माइक इस खोल लें। हवाले से कोई, ये जो हमने और अभी हिस्सा किया है इसका, इस हवाले जी से जी। कोई सवाल करना चाहते कर सकते हैं। जी, अस्सलाम माइक वालेकुम सर। खोल के आप बात कर सकते हैं। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, तारफ। जलील अर्ज कर जी वालेकुम जी सलाम। जलील अर्ज कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी मुझे ये आपकी स्लाइड एक थी जिसमें लाइफ इज डिफिकल्ट, सफरिंग और कॉम्प्लिकेटेड। जी तो जी। ये थोड़ा सा एक डिस्करेजिंग वो नहीं है तीनों वर्ड्स, जिससे आपको एक एनर्जी या वो उसमें थोड़ी कमी आती है लाइफ में। नहीं, लाइफ में कमी से ये मुराद नहीं है कि आपको नफ्से मुतमइन्ना नहीं मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, नफ्से मुतमइन्ना तक पहुंचने के लिए जो चैलेंजेस है उसमें से गुजरना पड़ेगा। बस फर्क सिर्फ ये है कि लाइफ अगर आदमी समझे कि आसान है, सिर्फ रोटी कपड़े मकान से मेरा हाल हो जाना, तो फिर जैसे हमने बात की है कि फिर माइंड को या रैशनैलिटी को या हमने इंटेलेक्चुअल को, सोच को बिल्कुल छोड़ दिया, और या हमने फिर उसके ऊपर पहुंचने के बाद फिर हमने सोल का पार्ट जो था उसको भी इग्नोर कर दिया। तो जब हम वहां पहुंचना चाहते हैं तो नफ्से मुतमन्ना की एक स्टेज आती है, जो कि डिफिकल्टी सारी एक्सपीरियंस करने के बाद ही सबमिशन होती है। वो जब सब देखें, ईगो क्या है। हम ईगो को, जैसे हमने पहले भी पार्ट में डिस्कस कर दिया कि जो उसने कार्ल युंग ने कहा कि हम जो है वो एजिंग गॉड, ईगो क्या है, एजिंग गॉड आउट, हम उसको पहले उसको करते हैं, हम बढ़ाते हैं ईगो को। लेकिन ईगो एजिंग गॉड आउट है। हम अल्लाह को एक तरफ करते हैं, अपनी ईगो को, मैं ही कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं ही बड़ा इंसान हूँ, मैं ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन जब सारा कुछ उस बेस के ऊपर नहीं होता, तो फिर एक स्टेज आती है जब आदमी को पता चलता है कि यह ताकत उसके पास नहीं है। लेकिन उस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसको हम सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड कहते हैं। हम पिछली दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं जलील साहब, सिकंदर आजम के हवाले से और डायनामिक्स के हवाले से, कि वो सिकंदर आजम कहाँ पे पहुंचा, और फिर वो डायनामिक्स के पास पहुंचा, और फिर डायनामिक्स के पास पहुंचने के बाद उसको पता चला कि अच्छा अच्छा ठीक है, अगर मुझे पीस ही चाहिए, मुझे सुकून ही चाहिए, तो फिर वो सारी दुनिया को फतह करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर दूसरी तरफ वो एक एक्सट्रीम पे गया हो, वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान को सबको छोड़ के वो सिर्फ उसमें पीस को ही हासिल करना चाहते हैं, बाकी दुनिया को छोड़ बैठे, तो वो भी ठीक नहीं है। और उसी के लिए हमने ये कोशिश की है कि बैलेंसिंग जो करने की जरूरत है, हर एरिया में बैलेंसिंग करने की जरूरत है। बॉडी को भी फिट रखो, अपने इंटेलेक्चुअल को भी फिट रखो, और अपनी सोल को जो है वो भी ग्रो करने दो और उसको बढ़ने दो। तो ना, अल्टीमेटली तो हमें नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जाना है ना। डिफिकल्ट तो है, फेस करते हैं हम, चैलेंजेस फेस करते हैं, और हम खुद क्रिएट करते हैं उन चैलेंजेस को, हम उस लाइफ के पार्ट को
खुद क्रिएट करते हैं। और ये हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा? लेकिन फिर हमें सच्चाई तक पहुंचना होता है। और ये आज की तारीख तो नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप देखें, अल्लाह ताला ने कितने नबी भेजे, कितने सारे भेजे, और अल्टीमेटली सबक देते गए लोगों को, लेकर लोग फिर जो था उसके अगेंस्ट ही वर्क करते गए, और आज भी कर रहे हैं। यानी वो हम कहते हैं कि जी कल चांद नजर आ गया, दूसरा कहता नहीं नहीं चांद नजर नहीं आया, ईद आज हम नहीं करेंगे, दूसरा कहता कल हम ईद नहीं करेंगे। ये तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना। उस सच्चाई तक पहुंचने से पहले हम उसको खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, खुद ही उसको इग्नोर कर रहे हैं, और उसी की वजह से हम सफरिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं। क्या एक सोसाइटी में जो मतलब दो घरों में पता चला कि जी आधे आज नमाज पढ़ रहे हैं, आधे कल नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या ये एक अच्छी बात है? और ये किसने क्रिएट किया? हमने खुद ही क्रिएट किया, और हमने ये डिफिकल्टी भी खुद ही क्रिएट की, और हमने जो सफरिंग का पार्ट है वो भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे चॉइसेस है, जिसकी बेस के ऊपर, चॉइसेस के ऊपर हमारी जो डेस्टिनी है वो बनती है। तो हम डेस्टिनी को जिस तरह फॉर्मेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट हमें सामने आना शुरू हो जाते हैं। जी थैंक यू शाहिद सर। साहब, आप अस्सलाम माइक खोलिए। वालेकुम नादिर साहब, मैं शाहिद शाह बात कर रहा हूँ। जी मेरा सवाल था, आपने बताया कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो 100% जीनियस होते हैं, और ओवर द एज ऑफ 20 के बाद जो है वो 2% जीनियस लेवल रह जाती है। इसको थोड़ा सा मैं मजीद समझना चाह रहा हूँ। क्या ये सिर्फ हमारा मुआशरा है जिसको की सोच अडॉप्ट करने से वो लेवल जीनियस की कम होती जाती है, या कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से होता है? ये क्या मुहरकात हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो है 20 सालों के अंदर जो है गैप आ रहा है? और मैं ये भी समझना चाहूंगा कि एट द एज ऑफ 50 जो है, अगर 20 तक ये सूरत हाल है, तो ये 2% ही आगे रहता है, या एज ऑफ जैसे बढ़ती है 40 50 तो ये और कम हो जाता है, या आगे फिर थोड़ा सा बढ़ने का इसमें इम्कान होता है? पढ़ने का नहीं, वो एक टोटल जो उन्होंने बर्ट गोल्डमैन की उन्होंने स्टडी की हुई है, उसके मुताबिक मैं आपको उसका एक रेफरेंस दे रहा हूँ उस चीज का, कि वो कहते हैं कि जी इतना होता है। इसमें सवाल ये है कि आपकी जो बॉडी नीड्स है आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो आपके इंटेलेक्चुअल नीड्स है या आपकी जो स्पिरिचुअल नीड्स है उनको आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम बयाना तो बहुत करते हैं, रैशनैलिटी के साथ हम डिस्कशंस भी बहुत करते हैं, लेकिन जो सच जो है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको सामने लेके नहीं आते। तो जीनियसनेस कहाँ रह जाएगी? जीनियसनेस तो यही नहीं कि तुम्हें सच्चाई की तरफ जाना है, सच्चाई को ढूंढना, सच्चाई को तलाश करना है। तो ये तो उनकी जो स्टडीज है, मैं आपको उनका रेफरेंस दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये हालत है हमारी, और हमारी हालत है। देखें, हुआ क्या है कि मैं तो अभी तक ये आता है जहन में, आता है, अभी भी सवाल उठता है जहन में कि अंबिया अल्लाह ताला ने कितने भेजे, लेकिन आगे जिनको मैसेज जाता था वो कहते थे कि लो जी हमारे बुजुर्गों ने तो ये कह दिया था, आपने ये कैसे आप कह रहे हैं? हम तो उनको फॉलो करेंगे जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं। दैट मीन कि यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, यू आर नॉट यूज योर माइंड, यू आर नॉट यूजिंग योर सोल। आप सिर्फ उस मैं में पड़े हुए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने क्योंकि ये कह दिया था, और उस जो वो रिजिड वैल्यूज है आप उनको होल्ड करके बैठे हो, आप उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ऐसे करते, हमारा खानदान ऐसे नहीं करता, हमारे बुजुर्ग ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे, हम नहीं ऐसे करते। ये फॉर्मेशन तो हमने खुद की हुई है कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, और हम इसको अच्छा नहीं समझते, उनको अच्छा नहीं समझते। तो इंसानियत तो वहीं पे खत्म हम कर देते हैं। जो ग्रो करना चाहते हैं ज़ाहिर है उसके ऊपर उनको फिक्र होती है, उनको सोचें उनकी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन एक टेस्ट है, ये एक साइकिल है जिंदगी का, ये एक जर्नी है जिंदगी में, जिसमें हर इंसान को गुजरना भी होता है, उसको फेस भी करना होता है। तो अब यहाँ पे तो हम मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ आप लोगों से, कि जब मैं जर्मनी में था ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रहा था, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई डू यू बिलीव इन गॉड? वो डायरेक्टर थे, क्रिमिनल डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा यस आई डू बिलीव इन गॉड। उसने कहा हाँ हाँ, पाकिस्तान को जरूरत है गॉड की। तो हम तो यहाँ पे हम चीज ही करते हैं कि जो अल्लाह जैसा करे कर लेगा, लेकिन क्या फिर अल्लाह यही कर रहा होता है कि तुम एक फिरका बन जाओ, दूसरा दूसरा फिरका बन जाए, तीसरा तीसरा फिरका बन जाए? हमें ये अल्लाह कह रहा होता है? ये तो नहीं कह रहा होता। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी, एक कुछ बड़ी बात है, वो तो जो मुसलमान भी एक, ये तो मतलब वो जवाब आ गया ना सारा चीजों का। लेकिन हम उसको कैसे, अपने आप को एक्सपेंड कैसे करते हैं?
उस रियलिटी को फाइंड करने के लिए हम माइंड को कितना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर माइंड की जो रियलिटीज है वो आप फंस जाते हैं, आप निकल नहीं पाते। दोनों रियलिटीज हैं, लेकिन फिर आप सोल के ऊपर छोड़ देते हैं कि लेट गो एंड लेट गॉड। और फिर जब आप ये सवाल लिए हुए आप वॉक कर रहे होते हैं, जा रहे हो, तो फिर एक एक्सपीरियंस होता है आपको, आहा, अच्छा, ये इंट्यूशन है, ये वहां से मैसेज आपको मिल जाता है, आपको रियलिटी आ जाती है कि ये सच है। तो आपको वहां से मैसेज, लेकिन उस सच को ढूंढने के लिए, आपको तलाश करने के लिए वक्त चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, एक हौसला चाहिए, एक सच्चाई को जानने की कोशिश चाहिए। लेकिन जैसे कहा कि उसका जवाब आता जरूर है, थोड़ा वेट। लेकिन वो वेट भी क्यों करना पड़ता है? ताकि आदमी को पूरी सच्चाइयों को समझने के लिए वक्त मिल जाए। वगरना होता यह है कि अगर पूरी सच्चाई को समझा नहीं हुआ तो एक समझ आ गई तो वो, आप देखते हैं जो है वो बन जाते हैं, जोगी बनने के लिए कुछ चले जाते हैं, कुछ करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो पूरे उसको होल्ड नहीं कर पाते। आधी चीज आगे ही, आधी चीज हाथ में आ नहीं रही, और पता चलता है कि वो घूमते फिरते वहीं। उन रियलिटीज को समझने के लिए फिर मैंने कहा, जैसे कहा, बैलेंसिंग करने की जरूरत है। एक तो बहुत आगे निकल गया, उसने सारी स्पिरिचुअलिटी की साइड पे चला गया। दूसरा साइड जो बिल्कुल दुनिया, वो स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के दुनिया को, वो दुनिया में फंस गया, वो दुनिया में घुस गया, या रैशनैलिटी के पीछे गया, दूसरी रियलिटी को इग्नोर कर रहा है, और बैलेंसिंग हो नहीं रही। और यही रियलिटी है, जो एक लाइफ का हिस्सा है। क्वेश्चन है, मैंने कहा कि आस्क गुड क्वेश्चन। जवाब आता है, जरूर आता है, लेकिन थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। और जब आपकी रेडीनेस होगी ना, जब आप, उस वक्त आएगा। उस वक्त आपको, ये उसका कुदरत का निजाम है, वो आपको सेव करना चाहता है। उससे पहले जवाब नहीं आता। विजडम क्या है? विजडम यही है कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप उस नॉलेज को उस वक्त अप्लाई करते हैं। कब करना है उस नॉलेज को अप्लाई, उसको विजडम कहते हैं, कि आप वाइज बन जाते हैं। इंफॉर्मेशन आ जाती सारी आपके पास, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को आपने अप्लाई कब करना है, ये विजडम है, कि आप उसको किस वक्त करते हैं उसको। थैंक यू सर। किसी और को नहीं करना तो फिर हम आगे बढ़ें। अगर किसी को करना है क्वेश्चन तो प्लीज। जी सर, दूसरे पार्ट पे चलते हैं फिर। आगे चले, मूव जी जी करें। जी 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 सर। ओके जी, जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। बुनियादी तौर पे तो हम, जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं, तो ये उसमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजें सामने आ जाती हैं, और हम उस ट्रेनिंग के पार्ट में हम उसको देख लेते हैं, खुद भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जो है वो कुछ टेक्निकलिटी जो है उसको पहले भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो फिर मेरे जहन में ये आ रहा था कि चलो कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो उसमें आपको नॉलेज तो मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज करना पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको, आप उनकी असल रियलिटी को अंडरस्टैंड कर सके। तो हम चलते हैं कम्युनिकेशन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। देखें, सॉरी, एक मिनट जरा, एक मिनट तसीम, ये इसको जरा वो देना, ये इसको चलो एक मिनट, ये बस ठीक हो, नहीं कर रहा था। कम्युनिकेशन में जो है हमारा, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हमारी बात करते हैं, हम जबान से बात करते हैं, लैंग्वेज के साथ बात करते हैं, वर्बल है, वो सिर्फ 7%, वो सिर्फ 7% है। जो हमारी टोनैलिटी है, हम उन वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, स्लो है, हाई है, सख्त है, वो टोनैलिटी जो है कम्युनिकेशन में, वो 38% है। और जो फिजियोलॉजी है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो 55% है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, हमारी लाइफ की कम्युनिकेशन का, हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन का, उसमें 7% सिर्फ वर्ब है, वर्बल है। 38% जो है वो
टोनैलिटी है कि हम किस तरह से बात करते हैं, और 55% फिजियोलॉजी है, बॉडी लैंग्वेज है कि आप किस तरह से बात करके अपनी बॉडी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं 7% वर्ब है, लफ्जों से आपकी कम्युनिकेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो रही। टोनैलिटी है, आपने कितनी टोनैलिटी इस्तेमाल किया है, कि आप बॉडी को भी आप इस्तेमाल किया है, तो फिर आपकी 100% कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं उसका जो एक आई प्रोसेसिंग का पार्ट है, टेक्निकली मैं चाहता हूं बताना आपको। तो सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। एक मिनट जरा प्लीज, थोड़ा समझे धीरे, ताकि मैं इसको कर सकूं। यासीन, ओके। चलो मैं शुरू करता हूँ, तहसीन आता थोड़ा हेल्प करता आगे मुझे। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? सॉरी। नहीं वो कुछ नहीं, वो पूरा स्क्रीन जो है वो जैसे पहले जा रही थी वो वो नहीं आ रहा वो। आप कर्सर को ले जाए, मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल आखिर में। स्लाइड शो जो है ना उसको देखना चाहते हैं, लेकिन वो इसकी वजह से हुआ हुआ है नहीं, कि आप नीचे आप। करें इसको, नीचे और नीचे ले आए, और नीचे बिल्कुल आखिर में ना, इस तरफ राइट राइट साइड पे, राइट साइड, जी जी। यानी मेरी राइट साइड, पता नहीं आपकी अच्छा, आपकी राइट उस साइड तरफ, पे, दूसरी साइड पे। जी जी। दूसरी साइड पे, और लेफ्ट पे। हाँ, ये यहाँ पे कर्सर रखा था ना आपने, जी जी। जहाँ पे 80% लिखा है उसके करीब पे, करीब जाएं, जहाँ पे 80% लिखा हुआ है ना, अच्छा जी। उसके पास वाला जो आइकन है ना एक, उस नहीं पर आ गया, क्लिक करना है। कर लेता हूँ कर लेता हूँ कर लेता हूँ ऐसे अच्छा, चले चले। स्लाइड शो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू शुजा, थैंक यू। सो हम रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है हम उसके ऊपर बात करते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन हमारी आंखें कर रही होती हैं उनको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। तो मैं, ये आप पहले इसको समझ लीजिए, कम्युनिकेशन विद अदर्स, ये आंख के मैंने दिखाए हुए आपको, अंदर आपको नजर आ रहे हैं सितारे आंख के। ये पहले इसको समझ लीजिए, ये क्या चीज, ये क्या है चीजें। ये वीसी लिखा हुआ है साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर वीसी है। वीसी मींस विजुअल कंस्ट्रक्शन। राइट साइड के ऊपर वी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब है विजुअल रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग। फिर आप लेफ्ट साइड पे आ जाए तो एसी लिखा हुआ है, एसी मींस ऑडिटरी कंस्ट्रक्शन। फिर राइट साइड पे आप आते हैं तो वहां लिखा हुआ है ए आर, ऑडिटरी रिकॉलिंग। फिर हम नीचे आते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, वहां लिखा हुआ के, दैट मींस काइनेस्थेटिक। और हम नीचे राइट साइड पे आते हैं, वहां लिखा होगा विजुअल काइनेस्थेटिक। लेकिन इस पे आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मोडालिटीज है, वो बाद में आपको मैं उसकी दिखा दूंगा, अपनी उसका चेकअप करवा दूंगा आपको साइन पे को। मोडालिटीज है हमारी, मोडालिटीज जिसमें उसमें है कि विजुअल है, हम देखते हैं। ऑडिटरी है, हम सुनते हैं। काइनेस्थेटिक है, हम महसूस करते हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, बॉडी है। हमारी ऑल फैक्ट्री है, हम स्मेल करते हैं। गुस्टैटरी है, हम जो है वो स्मेल करते हैं। और हम टेस्ट करते हैं। तो ये 5 मोडालिटीज हैं, और उसमें 3 मोडालिटीज जो हमारी कम्युनिकेशन में बहुत रोल प्ले करती हैं। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें समझ आ जाएगी। तो उसमें जो है वो फिजिकल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, ये सब मोडालिटीज है। ये कम्युनिकेशन में बहुत रोल प्ले करती हैं। कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं,
कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं और उनको उनको जानने के लिए हमारी कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है एक बेहतर तरीके से हमारी हेल्प करना शुरू करता है। हम ज्यादा बेहतर तौर पर कम्युनिकेशन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहले देख लीजिए कि ये इसको थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पर एक मिनट प्लीज। ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है इसको समझ लीजिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन दूसरों के साथ हो रही होती है तो क्या क्या सोच रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते ही वो कोई बात कर रहा है और उसकी बात वो उसकी जो आंख है वो आपकी लेफ्ट साइड पर चली जाती है, लेफ्ट साइड पे जैसे ये भी लेफ्ट साइड पे गई है, तो ये विजुअल रिकॉलिंग है। इसका मतलब ये है कि वो किसी चीज को देख रहा है जो पहले उसने देखी हुई है, वो ऑलरेडी उसको देख चुका हुआ है और उसको रिकॉल कर रहा है। वो विजुअल है, वो विजुअल पूछ रहा है कि आपने आप ने वो जब गए थे तो आपने क्या देखा था वहां पे। तो वो उसकी जब आंख जब इस साइड जाएगी तो इसमें लगता है कि विजुअल जो है वो देख रहा है अपनी, जब उसकी लाइट लेफ्ट साइड पर आंख टर्न करेगी तो रिकॉल कर रहा है उस चीज को जो उसने पहले देखी हुई है ऑलरेडी। अब आप मानते हैं जब वो आप किसी चीज को कहते हैं कि अच्छा तुम वहां जाओ तो तुम क्या करोगे, तुम वहां पहुंच के तुम क्या करना चाहोगे, तो फिर वो जो करना चाहता है उसको देख रहा होता है तो उसकी वो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, विजुअली उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा जो मैं उसको देखूंगा, मैं करूंगा नहीं देखूंगा मैं उसको। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडिटरी जो जो आदमी ऑडिटरी है, पहला जो विजुअल था दूसरा ऑडिटरी है। अब अगर उनसे पूछते हैं कि भाई आपने उनसे क्या सुना था जब आप वहां से आए थे, आपकी माँ ने आपको क्या कहा था या आपके घर वालों ने आपको क्या कहा था, तो फिर वो उसको रिमेम्बर करने के लिए रिकॉल करने के लिए उसकी आंख जो है वो उस तरफ जाएगी ताकि उसको रिकॉल करके समझा के आपको बता सके। फिर अगर सॉरी फिर अगर उसकी आंख राइट साइड के ऊपर जाती है, आप कहेंगे अच्छा तो आप जाएंगे वहां उसको क्या कहेंगे। अब ये सवाल उनसे करते हैं तो फिर ऑडिटरी कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है कि मैं उनको कहना क्या है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसकी आंखें उस तरफ जाकर उसको कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। अगर आपकी आंखें उसकी आंखें उस तरफ जा रही तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और फिर हम विजुअल कंस्ट्रक्शन की बात करते, सॉरी कैनेसेडी की बात करते हैं कि वो जब उसकी आंखें नीचे जा रही होती तो वो कैनेस्थेटिक है लेकिन रिकॉल कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था। किसी ने उसको गाली दी थी, किसी ने उसके थप्पड़ मारा था, किसी को ऐसी चीज की थी, लेकिन वो चूंकि काइनेस्थेटिक है उसकी फीलिंग्स से ज्यादा उसका ताल्लुक है, तो वो उसको रिकॉल कर रहा होता जब उसकी आंखें नीचे जाती हैं। और फिर जब उसकी आंखें राइट पे चली जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी अच्छी चीज को फील कर रहा है। उसकी सोच जो है कि जब मैं मिलूंगा अपने पेरेंट्स से मिलूंगा अपने बच्चों से मिलूंगा तो मेरी क्या सूरत हाल को, तो फिर इसको वो अप्लाई कर रहा होता है। अब हम आते हैं मोडालिटीज की तरफ। सॉरी मुझे फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो ये 5 मोडालिटीज हैं और जैसे मैंने पहले कहा वो पहले थोड़ा सा हमने उनको आंखों के हवाले से चेक कर दिया। विजुअल है, ऑडिटरी है, ऑल्फैक्टरी है, गुस्टैटरी है, काइनेस्थेटिक। और जैसे मैंने कहा कि 3 जो हैं वो हमारे लिए जो कम्युनिकेशन के सिस्टम में आती है वो 3 चीजें हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। 3 तरह के लोग हैं और उनमें की किस तरह से पहचान कैसे की जा सकती है वो हम आगे जाके उसको हम बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी उस 2 है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें बस सिंपल ब्रीफली, वो क्या है। और, और एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो दो दो है, ऑल फैक्ट्री और गस्टेटरी। गस्टोटरी है, वो हाँ स्मेल इन है और टेस्टिंग है। ओके। वो स्मेल है और टेस्टिंग है।
विजुअल जो है वो सिर्फ देखने वाला है, ऑडिटरी सुनने वाला है, काइनेस्थेटिक फीलिंग करने वाला है, जज्बाती है, या एक तरह से उसकी जो इमोशनल है, इमोशनल टाइप है वो, और वो काइनेस्थेटिक है। तो सब मोडालिटी हम इसको कहते हैं VAK, दैट मींस विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। ये तीन तरह के लोग हैं। ऑल फैक्टरी गस्टेटरी इसमें रोल प्ले नहीं करती कम्युनिकेशन में, लेकिन ये तीनों विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक बहुत रोल प्ले करते हैं कि हम उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, उनसे बेहतर की हम अपनी कम्युनिकेशन में कैसे एक बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हम, जैसे मैंने बताया कि ये तीन चीजें हैं इसमें, विजुअल है, VA की, ऑडिटरी है और काइनेस्थेटिक है, ये सब मॉडलिटीज है। इसकी बेस के ऊपर हम कम्युनिकेशन करते हैं और लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। तस्लीम फिर एक दफा जरा आ जाना प्लीज, कानते रहो। अच्छा सर, ये सॉरी, हाँ बीच हाँ में हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मोडेलिटीज सब मोडेलिटीज में क्या फ़र्क है? आई मीन आपने मोडेलिटीज भी यही बताई थी, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। इसमें क्या तो फर्क है? मोडेलिटीज और सब मोडेलिटीज। देखिए, सब मोडालिटीज जो कम्युनिकेशन के काम आती है, मोडालिटीज में अच्छा। पांचों दी हुई हैं, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी, वो इसमें कम्युनिकेशन में उनका कोई पार्ट नहीं है। अच्छा, वो नेचुरल चीज़ें जो है। वो नेचुरल चीजें हैं। हम इस्तेमाल करते हैं, स्मेल है, टेस्ट है, वो भी पांचों पांचों में शामिल हो जाती हैं। फिर विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक ये कम्युनिकेशन में आती है। विजुअल जो देखता है, देखने की सलाहियत, ऑडिटरी सुनने की सलाहियत, काइनेस्थेटिक फीलिंग्स हैं, टच करने की सलाहियत, हम उसको टच करते हैं। ये सब मोडालिटीज है। और जब पूरी मोडालिटी का हम करते हैं गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी, तो वो स्मेल है और टेस्टिंग है। हम उसको कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये चीजें अच्छा, तीन। मतलब इसको हम, सॉरी, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो फाइव सेंसेस हैं वही बिल्कुल उसी की बात कर मॉडल, रहे हैं हम। चीज मोडलिटीज मोडालिटीज है। क्या, हम उसी की बात हाँ, कर रहे फाइव हैं। सेंसेस, हाँ ना, वो जी जी, फाइव फाइव सेंसेस सेंसेस। ही है। जी, फाइव ओके। सेंसेस की ही बात कर रहे हैं। तो उनमें जो तीन जो है, ये इसमें कम्युनिकेशन में बहुत रोल प्ले करती है। तो हम चलते हैं आगे। कम्युनिकेशन फ्रेजेस क्या है, विजुअल की कम्युनिकेशन फ्रेजेस क्या है, जो विजुअल लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन फ्रेजेस क्या है? आई सी व्हाट यू मीन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो जब वो आपको बात करेगा तो उसमें वो विजुअल वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करेगा। ओह, आई सी व्हाट यू मीन, आई एम लुकिंग क्लोजली एट योर आइडिया, आई हैव अ हेजी नोशन, ही हैज अ ब्लाइंड स्पॉट। ये सारी देखने वाली चीजें हैं, विजुअल है। और वो ऐसी ही बात करेगा, ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल करेगा। शो मी व्हाट यू मीन, इट अपियर्स टू मी। ये सारी विजुअल चीजें हैं। और ये विजुअल आदमी आपके साथ ये वर्ड इस्तेमाल करेगा कम्युनिकेशन में। फ्यूचर लुक्स ब्राइट, माइंड्स आई, यानी वो वर्ड इस्तेमाल वो करेगा जो कि विजुअल है, ज्यादा विजुअल है। तो उसकी कम्युनिकेशन फ्रेजेस ये हैं। आप पर्सनैलिटी कैसी है वो, अगर आप उसको जनरली पर्सनैलिटी को आप उसको चेक करेंगे तो वो कैसा है? नीट एंड ऑर्डरली। विजुअल आदमी जो होगा वो नीट एंड ऑर्डरली होगा। स्पीक्स क्विकली, तेजी से बोलेगा। लॉन्ग रेंज प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर, जो विजुअल आदमी होगा, लॉन्ग रेंज प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करेगा चीजों को बहुत क्लोजली। अपीयरेंस ओरिएंटेड, कैसा नजर आता है, मैं कैसा नजर आऊंगा, तो अपीयरेंस ओरिएंटेड होगा। ड्रेस प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल ड्रेस के साथ होगा। मूव्स फास्ट, ये विजुअल आदमी की कैफियत है, विजुअल आदमी की पर्सनैलिटी की, जो आप उसको जज कर सकते हैं क्या आदमी है। बातें में आगे चलते हैं, उसको जरा और मजीद क्लैरिटी इसके हवाले से आ जाएगी कि आप विजुअल के साथ, ऑडिटरी के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, काइनेस्थेटिक के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। ओके, ऑडिटरी की कम्युनिकेशन फ्रेजेस क्या है? ऑडिटरी क्या कहता है? ऑन द सेम वेवलेंथ, ये ऑडिटरी कहेगा। टर्न अ डेफ ईयर,
जैसे मैंने कहा ओ आई सी, वो विजुअल कहेगा। जो ऑडिटरी है वो करेगा हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था, ऐसा ही हुआ था। वो सुनने की बात करेगा, ऑडिटरी जो होगा। वर्ड वो इस्तेमाल करेगा जो सुनने से मुताल्लिक होंगे। ऑडिटरी क्या कहेगा? रिंग्स अ बेल, घंटी की आवाज सुनाई देगी, ऑडिटरी कहेगा। वर्ड फॉर वर्ड ऑडिटरी चीजें हैं सारी ये। गिव एन ऑडियंस, होल्ड योर टंग, लाउड एंड क्लियर। ऑडिटरी जो है वो बातें सुनता है, उसकी तवज्जो बातों के ऊपर होती है। आप उसको कुछ दिखा रहे होते हैं ना, उसको इतना उसका फिक्र नहीं होता। अगर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको उसको, तो उसको उतना वो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी उसकी सुनने से अंडरस्टैंडिंग होती है। कि आप कम्युनिकेशन उसके साथ बातों से कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर तौर पे अंडरस्टैंड करेगा। नाउ पर्सनैलिटी कैसे है? टॉक टू देमसेल्व्स व्हाइल वर्किंग। जब वो काम कर रहे होंगे तो अपने आप से बातें कर रहे होंगे, सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ऐसे देखा था, मैंने ऐसे सोचा था, मैं ऐसा कर लूंगा। ये अपने से सेल्फ उसकी एक टॉक चल रही होती है। एलोक्वेंट स्पीकर, अच्छा स्पीकर होगा, ऑडिटरी है। क्लियर वर्ड, वर्ड सही और क्लियर इस्तेमाल करेगा। टाकेटिक होएगा, बातें ज्यादा करेगा, दैट पर्सन इज ऑडिटरी। कनेसेटिक क्या है? उसकी कम्युनिकेशन फ्रेजेस क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है? आई विल गेट इन टच विद यू, क्योंकि उसका ताल्लुक जो बॉडी से है, इमोशन से है, फीलिंग्स के साथ है। और वो वैसी ही चीजों को इस्तेमाल करेगा, वैसे ही वर्ड्स को इस्तेमाल करेगा। आई विल गेट इन टच विद यू, आई कैन ग्रैस्प दैट आइडिया, ग्रैस्प दैट आइडिया, पकड़ लूंगा उस आइडिया को मैं। आई फील इट इन माई बोन्स, बॉडी का हिस्सा है, मुझे दर्द और तकलीफ हो रही है, और अगर कोई बात मैंने सुनी तो मुझे बोन्स, मेरी हड्डियों को भी तकलीफ पहुंच रही है। बॉडी की बात कर रहा है। अ वार्म हार्ट एंड मैन, ये उसकी जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं वो मुतल्लिका होंगी बॉडी के मुतालिक, कैनेस्थेटिक की, टच के मुतालिक, बॉडी के मुतालिक, इमोशंस के मुतालिक। अकूल कस्टमर, स्मूथ ऑपरेटर, तो ये कैनेस्थेटिक पर्सन के जो है वो कम्युनिकेशन फ्रेजेस इस्तेमाल होती है। नाउ पर्सनैलिटी कैसी है? स्पीक्स स्लोली, एहतियात के साथ, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना पहुंचे। टच पीपल टू गेट देयर अटेंशन, बड़े प्यार के साथ मिले हाथ मिलाएगा, उसको टच करेगा ताकि बात आसानी के साथ कर सके। मूव्स अ लॉट, मेमोराइज बाय वॉकिंग एंड सीइंग, वॉक करता हुआ, देखता हुआ अपने आप को मेमोराइज करेगा। जेस्टर्स अ लॉट, यानी इशारों के साथ ज्यादा बातें करेगा। मिसाल के तौर पे हाथ दिखा रहा है, हेलो कर रहा है, ये उसकी जेस्टर्स हैं ज्यादा। यूज एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स को इस्तेमाल करेगा, और यार करके दिखाओ मुझे, देखो देखो शाबाश। स्लो मूवर, लेकिन मूवमेंट उसकी स्लो होती है, केयरफुल होता है, इमोशनली केयरफुल होता है। तो ये कैनेस्थेटिक पर्सनैलिटी जो है कैपेसिटी से। नाउ कमिंग टू कि वो अपनी आंखों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या उनकी कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आंखों का मैंने आपको पहले दिखा दिया कि वो जो आंख जो लेफ्ट को टर्न कर रही है वो रिकॉल कर रही होती है। अगर आंख ऊपर लेफ्ट को लेफ्ट टर्न किया है उसने, तो वो रिकॉल कर रही है किसी फिजिकल चीज को, देख रही है किसी चीज को, फिजिकली देख रही है। और अगर वो आंख राइट को कर रही है तो फिर वो कंस्ट्रक्ट कर रही है। आपने सवाल कर लिया तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो उसको।
और फिर ऑडिटरी पर्सन जो है, जो ऑडिटरी अगर कोई बात आप उससे कर रहे हैं, तो फिर जो आंख जो रिकॉल कर लेगी वो लेफ्ट साइड के ऊपर बराबर में सामने जाएगी, और अगर उसने कंस्ट्रक्ट करना है तो फिर राइट साइड के ऊपर बराबर में सामने जाएगी। और काइनेस्थेटिक काइनेस्थेटिक पर्सन जो है वो, या जो चीजें फीलिंग के मुतालिक होंगी, उसमें जो उसकी आंख है वो जो अगर कंस्ट्रक्ट कर रही है तो राइट के ऊपर जाएगी, अगर रिकॉल कर रही तो लेफ्ट के ऊपर जाएगी। यानी किसी ने हर्ट किया हुआ है, किसी ने उसको ज्यादती की, उसने उसको थप्पड़ मारा, कुछ किया हुआ, तो उसकी आंख अगर वो उसको रिकॉल करेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगी। अगर उसने आगे किसी चीज को देखना है, प्यार करना है, या किसी चीज को फेस करना है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो फिर राइट साइड की जाएगी, ऊपर जाएगी। ओके। आप इससे अंदाजा होता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये अंदाजा लगाते हैं उसकी जो आंखों की एक्सेसिंग है कि वो आंखों को कैसे मूव कर रहा है, क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो विजुअल आदमी जब कम्युनिकेशन में जब कर रहा होता है तो आई एक्सेसिंग को कैसे करता है। व्हाट कलर इज योर फ्रंट डोर, वो रिकॉलिंग करेगा, उसको फ्रंट डोर नज का कलर सही आ जाएगा, और वो क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड पे जाएगा उस डोर को देखने के लिए। उसकी आंख जो है वो लेफ्ट साइड को अपर साइड के ऊपर मूव करेगी, वो उसको देखेगा। हाउ टॉल इज द बिल्डिंग यू लिव इन, फिर उसका लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा और देखेगा कि उसकी टॉल बिल्डिंग कितनी होगी, मिसाल के तौर पे वैसे आंख को लेके जाएगा, ऐसे आंख को लेके जाएगा ऊपर। विच ऑफ योर फ्रेंड्स हैज द लॉन्गेस्ट हेयर, फिर वो रिकॉल करेगा, हो अच्छा वो दोस्त को देखा किसी को जिसके लंबे बाल होंगे, उसके लिए फिर आंख फिर उसकी लेफ्ट साइड पर जाएगी रिकॉल करने के लिए, उस चीज उसको देखने के लिए। और जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, इसको कंस्ट्रक्ट करता है कि अभी उसे चीज देखी नहीं हुई है, तो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, व्हाट वुड यू what would your bedroom look like with pink wallpaper, कमरे में पिंक वॉलपेपर्स नहीं है। आपने उससे सवाल कर दिया कि अगर आपने पिंक वॉलपेपर अपने कमरे में लगाया तो कैसा लग रहा होगा, तो फिर उसकी आंखें जो अप साइड के ऊपर राइट साइड को टर्न कर देगी। आपको पता चल जाएगा ये देख रहा है, वो बिल्ड कर रहा है उसको आंखों के साथ। इमेजिन अ ब्लू ट्रायंगल इन रेड स्क्वेयर, रेड स्क्वेयर है और उसमें जो है वो इमेजिन करो कि ब्लू ट्रायंगल है, तो फिर उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए आंख अपनी राइट साइड के ऊपर अप साइड ले जाएगा। हाउ वुड यू स्पेल योर नेम बैकवर्ड, देख ना, फिर क्रिएटिव बनना है उसने। तो फिर वो अपने नाम के बैकवर्ड उसको करने के लिए वो फिर राइट साइड के ऊपर उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये एक विजुअल पार्ट। अब इसमें यूजुअली जब आप किसी से कुछ सवाल कर रहे होते हैं और पता चल रहा है कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो अगर आप अच्छा तुम, मैंने तुम्हें कहा था उस दोस्त को मिलके आना है, तो तुम मिला है, तो उसने क्या कहा तुमसे, तो अगर उससे नहीं मिला था और उसने उसको कुछ बात हुई ही नहीं थी, तो वो फिर लेफ्ट साइड पे नहीं देखेगा, फिर राइट साइड पे देखेगा। तो जब राइट पे देखे तो कंस्ट्रक्ट करेगा राइट साइड के ऊपर, ऊपर जाके देखेगा। तुमने देखा था उसको कैसा नजर आ रहा था वो, क्या गुस्से में था, क्या वो नाराज था। तो अगर वो उसको कंस्ट्रक्ट करेगा तो फिर वो राइट साइड के ऊपर टर्न करके करेगा, तो उसका मतलब वो गलत बयानी कर रहा है, वो हम गया ही नहीं था, मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि मैं उसको कैसे देखा था, कैसे किया था। पता चलता है कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो ये विजुअल के हवाले से आगे। अब आते हैं हम कि ऑडिटरी कैसे करता है। कैन यू हियर योर फेवरेट म्यूजिक इन योर माइंड, अब उसकी आंखें जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर टर्न करेंगी उस म्यूजिक को सुनने के लिए जो ऑलरेडी वो सुनता है, जो उसकी मेमोरी में मौजूद है, उसके हवाले से उसकी आंखें जो है उसको रिकॉल करने के लिए लेफ्ट साइड के ऊपर टर्न करेंगी। वट डोर स्लैम्स लाउड एट योर हाउस, घर में जाता है दरवाजा खटखटाता है, उसका आवाज आती है, तो वो रोज सुनता होगा उसको, तो वो फिर उसको रिकॉल करने के लिए लेफ्ट साइड के ऊपर उसको आंखें के बराबर जाके देखेगा, ऊपर नहीं साइड के ऊपर। कैन यू हियर द अजान ऑफ योर मॉस्क नाउ, ठीक है,
वो रोजाना सुनता है उस आवाज को, तो फिर उस आवाज को दोबारा सुनने के लिए फिर रिकॉल करेगा, और फिर उसकी आंखें जो लेफ्ट साइड के टर्न करेंगी। ना ऑडिटरी कंस्ट्रक्शन कैसे करता है? हाउ लाउड वुड इट बी इफ 10 पीपल shouted at once? आपको कैसा सुनाई देगा अगर 10 आदमी इकट्ठे लाउड शाउट करते हैं आपके ऊपर? तो फिर वो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसकी राइट आंख जो है बराबर में साइड के ऊपर टर्न करेगी, उसको कंस्ट्रक्ट करेगी। थिंक मेहंदी हसन सिंगिंग इन पॉप सिंगर वॉइस, नेचुरली कंस्ट्रक्ट करेगी। वो अपनी आंख को उस तरफ ले जाएगा, मेहंदी हसन को पॉप सिंगर के तौर पे सुनता हुआ, गाता हुआ सुनना चाहेगा, तो उसकी आंखें उस तरफ चली जाएंगी। तो ये ऑडिटरी के हवाले से एक क्लैरिटी आ जाती है। ये इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आंखों के देखे उसकी कहाँ एक्सेस कर रही है। अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है और आपको गलत बयानी कर रहा है, तो वो खुद कंस्ट्रक्ट करके कर रहा है। अगर वो आपके साथ सच बोल रहा है, तो फिर उसकी आंखें दूसरी तरफ जा रही हैं। काइनेस्थेटिक क्या है, क्वेश्चन क्या है? पुट योर फीट इन पुट योर फीट ऑन इन कोल्ड स्विमिंग पूल। अगर वो किसी स्विमिंग पूल में नहीं गया हुआ है और उसको कहते हैं कि तुम अपने ठंडे पानी में से स्विमिंग पूल में अपने पाँव डालो, तो वो उसको फील करने के लिए अपने आप को वो नीचे, उसकी आंखें नीचे जाएंगी, उसकी आंखें नीचे जाएंगी। हाउ डोंट यू फील व्हेन योर मदर टच्ड यू विद लव? उसकी आंखें नीचे जाएंगी, उनको फील करने के लिए उसकी आंखें नीचे जाएंगी। तो ये एक आई एक्सेसिंग है कम्युनिकेशन में, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो आदमी मेरे साथ बात कर रहा है, क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और ये कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम जब ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइजेज हो रही होती, तो फिर हम एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन भी हो जाती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा, क्योंकि वहीं सामने बैठे बैठे दोनों को बिठा देते हैं और उससे कहते हैं कि जरा चेक करो, और सवाल ऐसे करते हैं कि वो फिर पता चलता है कंस्ट्रक्ट कर रहा है या डिसन कर रहा है या रिकॉल कर रहा है या कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब हम चलते हैं इसी हवाले से पेसिंग एंड लीडिंग में। पेसिंग क्या है? देखें कि आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। एक तो मैंने समझा दिया कि अगर आप किसी विजुअल आदमी के पास बैठे हुए हैं और आप उससे बातें कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो विजुअल है, क्योंकि वो बात ही विजुअल हवाले से कर रहा होगा कि हाँ हाँ मैंने ऐसे ही देखा था, हाँ हाँ मैं गया था, वो बहुत अच्छा नजर आ रहा था, हाँ वो मैं उसको वो हम मिले थे, हम तो बहुत इकट्ठे लिबास उसने पहना हुआ था। मिसाल के तौर पे वो ऐसी बातें कर रहा, तो विजुअल आदमी होगा, आपको पता चल जाएगा। अब वो कौन से वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, कैसे ब्रीदिंग कर रहा है, उसके पोस्चर्स क्या है, कैसे वो ऐसे बैठा हुआ है या रिलैक्स होके बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, आप ये देखेंगे उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपने उसके साथ पेसिंग करनी है, यानी उसके साथ आपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है और उसी टोन में, उसी बात में, उसी लहजे में बात करनी है। अगर वो हाई आवाज में बात कर रहा है, आप भी हवाई आवाज में बात करें। अगर वो स्लो में बात कर रहा है, आप भी उसी में बात करें। उसकी टोनैलिटी कैसी है, आप उसको देखें। आप उसकी फ्रेजिंग कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फ्रेजिंग को आप फॉलो करें। फेवरेट वर्ड्स उसने कौन से इस्तेमाल किए, उस फेवरेट वर्ड्स को आप बार बार रिपीट करें, तो ये पेसिंग हो जाएगी। दैट मीन्स कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन में बिल्कुल आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर फ्रेम ऑफ एग्रीमेंट क्या है, वो किन चीज़ों को पसंद करता है, आप उन चीज़ों को पसंद करना शुरू कर देंगे, तो आप उसके साथ पेसिंग करते जाएंगे, पेसिंग करते जाएंगे। फ्रेम ऑफ एग्रीमेंट बन जाएगा। आपको उसका मूड कैसा है, आप उस मूड के साथ करते जाएंगे। उसकी बॉडी कैसे है, आप उसकी बॉडी के साथ करना शुरू कर देंगे। पता चलेगा कि बंदा ऑडिटरी है, विजुअल है या काइनेस्थेटिक है।
ये पहले अंदाजा लग जाए कि वो अगर वर्ड मिसाल के तौर पे विजुअल वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि हाँ मैंने ऐसे देखा था, हाँ हाँ मैंने ऐसे किया था, और अगर वो कहता हाँ हाँ मैंने ऐसे सोचा था तो उसका मतलब ये है कि वो सोच रहा था, तो उसकी सोचें हो सकती हैं, कैनेस्थेटिक हो सकती हैं। या मैंने ऐसे सुना था, तो वो ऑडिटरी होगा। तो आप उसको उसी वर्ड से, ऑडिटरी वर्ड्स ही उसके साथ इस्तेमाल करें तो उसके साथ पेसिंग आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ बेहतर हो जाएगी। अगर वो ऐसे बैठा और आप उसके बिल्कुल सामने ऐसे बैठे हुए हैं तो फिर पेसिंग नहीं हो रही। अगर वो थोड़ा सा ऐसे बैठा हो तो आप भी थोड़ा सा ऐसे होकर बैठ जाए, और थोड़ी देर के बाद आपको अंदाजा होगा। ये एक पेसिंग का पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। और खसूसी तौर पर जो लोग कस्टमर्स के पास जाते हैं, सेल्समैन जाते हैं, अगर वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाते हैं तो वो उसको फिर लीड करते हैं। पहले पेसिंग करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में उसी स्टेज के ऊपर आप कम्युनिकेट करते हैं, और फिर वो उसको जो है वो लीड करते हैं। कहा हाँ जी देखिए, फिर मेरा ख्याल है कि हम ऐसे करते हैं, और फिर उन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए उसको आगे लीड करता है। अच्छा, होता यह है कि जब आप मिसाल के तौर पर कहीं जगह सेल करने के लिए चले गए, और बंदा जो है वो विजुअल है, आप अपनी इसमें बातों से ही उससे बात कर रहे हैं कि जी ये देखें, ये ऐसा हमारे पास आइटम है, ये बहुत अच्छा है, और उसमें इसकी आवाज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं, और उसकी आवाज़ टोन बहुत अच्छी है, ऐसे करते जाएंगे, वो उसको अटेंशन नहीं देगा। लेकिन अगर आपको पता चल जाए, और कैसे पता चलेगा कि आप दिखाएं कि जी देखिए मेरे पास ये तस्वीर है, ये आप इस तरह, तो हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये ठीक है, ये चीज चाहिए, तो पता चला कि बंदा विजुअल है, वो ऑडिटरी नहीं है। आपकी बात सुनने में उसको दिलचस्पी नहीं है, उसको उन चीज़ों को देखने में दिलचस्पी। फिर आप वर्ड भी विजुअल इस्तेमाल करेंगे, फिर आप उसको चीज़ें दिखाएंगे ताकि विजुअल देख के उसको फॉलो कर सके। ये पेसिंग का एक हिस्सा होगा, फिर आप उसको लीड कर सकते हैं। चलिए ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि हम इसलिए आए, कोई जरूरी नहीं कि उसको खुदा न खास्ता को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एक चीज शो कर रहा है, जिसकी ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो ये पेसिंग का हिस्सा होगा जब ये कर रहा होगा, और उसके बाद यानी उसके जो सारा मिजाज है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है, उसके अपने साथ लेके चलना हो, फिर उसको करके फिर लीड करना है उसको। जब आपके साथ उसकी एक तरह से टुगेदरनेस हो जाएगी, थॉट में, सोच में, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और एक रिलैक्सेशन में आ जाएगी, तो फिर आप उसको हाँ जी और फिर उसी हिसाब से, अगर वो ऑडिटरी है या विजुअल है या कैनेस्थेटिक है, उन्हीं वर्ड्स में उसी जेस्चर्स के साथ आप फिर उनको आगे लीड करके आगे ले जा सकते हैं। आप आगे जा सकते हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो ये पेसिंग का एक पार्ट है, और उसके बाद लीडिंग का भी यही पार्ट है। एंटर द अदर मैन्स रियलिटी एंड इनवाइट हिम टू योर्स। यानी आप उसकी पहले रियलिटीज में एंटर हो, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसको चीजें अच्छी लगी, उसके जेस्चर्स कैसे हैं, उसके साथ इग्नोर करें। उसकी टोनैलिटी कैसे है, अगर वो हाई टोनैलिटी में बात करे आप भी हाई टोनैलिटी में बात करें, अगर वो स्लो टोनैलिटी में बात करे आप भी स्लो टोनैलिटी में बात करें। तो ये उसके साथ पेसिंग का हिस्सा बन जाएगा। और जब वो पेसिंग के हिस्से में आप आए तो फिर क्या, हाँ जी हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वो विजुअल है तो अच्छा जी, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे उसकी टोनैलिटी, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, सारे के साथ जब वो मैच करते हैं तो फिर वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड देन लीड। जब आपकी वो पेसिंग का पार्ट हो जाए, अगर स्पेशली आप सेल्समैन के तौर पर किसी कस्टमर के पास है, तो फिर आप उसको लीड कर सकते हैं। लेकिन ये एक सेलिंग का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन इस हद तक चल जाती है कि आप एक कन्विंसिंग फैक्टर के तौर पे आप उनके सामने आ जाते हैं। और अगर पेसिंग में आप बढ़ते बढ़ते इस हद तक उसके साथ एक लिंक इंटरनल डेवलप कर लेते हैं, जो सब कॉन्शियस का पार्ट होता है, फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग इन एनी रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, हम उसको रैपो बिल्डिंग कहते हैं। यानी वो एक टुगेदरनेस हो जाती है, एक बंदे की वही सोच है, वही बातें करता है, वही जो चीज कहा तो उसने कहा, उसने वही कहा है, अंडरस्टैंड करता है उसको पूरी तरह से, शोइंग एम्पैथी एंड पॉजिटिविटी, फिर उसको इग्नोर नहीं करता। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है। विद पेसिंग एबिलिटी बिल्डिंग अ कनेक्शन विद सबकॉन्शियस माइंड, और रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो एक सबकॉन्शियस माइंड के तौर पे कनेक्ट कनेक्ट कर जाती है रिलेशनशिप। कहीं कहीं को खामी नहीं है, कहीं को खराबी नहीं है, कहीं को
उसमें रुकावट नहीं है, कहीं उसमें कोई वो नहीं है, सोच का फिक्र नहीं है, तो रैपो बिल्डिंग में आ जाता है। अब हम जाते हैं मिसाल के तौर पे, अब बात आप कर रहे हैं, चाहे दोस्त के तौर पे बात कर रहे हैं, चाहे एक सेल्समैन के तौर पे बात कर रहे होते हैं, अब पता चलता है कोई बंदा इमोशनल हो गया थोड़ा, यानी जो बात आप करना चाहते थे, जिस बात के ऊपर आप डिस्कशंस करना चाहते थे, तो उसके हट के ऊपर किसी चीज के ऊपर वो इमोशनल हो गया और वो उस के ऊपर चल पड़ा, और आपने देखा वो हो जो मैं इससे बात करनी चाह रहा था जी, तो बिल्कुल उलट हो गया काम उसका। तो फिर एक वक्त तक, एक हद तक जाके उसको फिर हम पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं, कि आप उसको पैटर्न इंटरप्ट करते हैं, डिसरप्ट हैबिचुअल थॉट्स, जो उसका हैबिचुअल थॉट्स जा रहा हो तो आप डिसरप्ट करते हैं, उसके बिहेवियर को डिसरप्ट करते हैं, उसके इमोशनल थॉट्स को डिसरप्ट करते हैं, ताकि आप सही रास्ते के ऊपर आ सके, ताकि आपको उसको हटा के, उस सोच को हटा के, जो आप किस काम के लिए आप आए हैं, ताकि वक्त नहीं जाया करे, उस बात के ऊपर आप बात करना शुरू कर दें। ब्रेकिंग बाय एन अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस, ऐसी स्टिमुलस देना है जिससे उससे ब्रेक कर दे। इफेक्टिव फॉर क्रिएटिंग एन इमोशनल एंड मेंटल रीसेट, इमोशनल और जो मेंटल रीसेट है, आप उसको दोबारा जाने के लिए, उस स्टेज के ऊपर दोबारा जाने के लिए पैटर्न इंटरप्ट करके फारिग उसको वहां ले जाए। मिसाल के तौर पे, एक आदमी अपनी बातें शुरू कर देता है, वो बात कर रहा था, असल बात नहीं किसी की करना चाहता, लेकिन वो बातें और अपनी शुरू करते थे, कोई इमोशन किसी ने हर्ट किया हुआ है, वो उसके ऊपर चल पड़ता है। वो देखो जी, मैं तो वहां गया था, उसने मुझे ये कर दिया, मुझे उसने ये कर दिया, मुझे उसने ये कर दिया। तो बंदा कहता है कि यार मैं बात इससे कुछ और करना चाहता, जिसने अपनी कहानियां शुरू कर दी मुझे, जिस मुझे कोई ना हो, मुझे कोई इंटरेस्ट ना, उसको कोई दिलचस्पी हो सकती है, और वो इमोशनल हुआ हुआ है, तो क्या किया जाए। तो वो उसमें जो पैटर्न इंटरप्ट का एक पार्ट है, वो ये हो सकता है, तो कहते हैं कि ओह देखिए, वो आपके एक कॉकरोच जा रहा था आपके पास, देखिए आपके पाँव के नीचे, तो क्या है, कॉकरोच जा रहा था मेरे पाँव के नीचे, नीचे देखने की कोशिश करेगा, ओह नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगे जैसे कॉकरोच जा रहा है। अच्छा, तो फिर वो कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या कह रहा था, तो फिर वो उसके कहने की बजाय वो अपनी बात फिर आगे बढ़े, देखिए जी मेरा ख्याल था मैंने आपको ये बातें समझा दी थी, तो अब मेरा ख्याल हम इसको ऐसे फॉलो कर लेते हैं। यानी उसके वो जो एक सीक्वेंस चला आ रहा था, उसकी थॉट का, उसके इमोशंस को, उसको ब्रेक करके फिर वो असल जो है, यानी जो क्रिएटिंग और इमोशनल पार्ट है, उसकी तरफ उसको लेकर जाए। ये पैटर्न इंटरप्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन में, बशर्ते कि आदमी इसको अंडरस्टैंड करे। मेरे अपने एक्सपीरियंस है, वाइफ के साथ होता था, किसी चीज के ऊपर गुस्सा हो रही थी, तो मुझे पता चल गया पैटर्न इंटरप्ट कर, सीख लिया पैटर्न करना। तो हमने उनको कहना शुरू किया, ओह मैंने किसी को टेलीफोन करना था, तो आपकी इस बात में पड़ गया, तो टेलीफोन नहीं करना होता, तो बस ऐसे ही, यानी पैटर्न इंटरप्ट किया। और उसके बाद कहा हाँ, वो तो क्या बात कर रहे थे हमने, वो जाना था क्या करना था, बिल्कुल चेंज हो गया सारा सिस्टम। तो पैटर्न इंटरप्ट यही है, किसी इमोशनल सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन किसी तरफ जा रही थी, उससे हट के कोई एक इमोशनल सिचुएशन में किसी दूसरे आदमी ने, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किसी दूसरी साइड पर चला गया, तो आप एक पैटर्न इंटरप्ट करके उसको राइट डायरेक्शन में फिर दोबारा लेके जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे कम्युनिकेशन के। तो इसमें अगर कोई आपने सवाल पूछना है, जैसे मैंने कहा कि सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अगर हम किसी ट्रेनिंग सेशन में होते, तो सर्टनली हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते या दिखा रहे होते कि देखो ऐसे हो रहा है, और हो रहा होता है। हमने ट्रेनिंग में सारा कुछ किया है, इनको सामने बैठ के आई एक्सरसाइज इनका दिखाया है कि जान से बातें कर रहा थोड़ा सा, और पता चलता है कि आंखें मूव कर रही है, तो पता चल रहा है कि ये बातें ठीक कह रहे हैं सारी चीज़। तो हम मेरे ख्याल में उसको खुसूसी तौर पर, जी जी, जी जी, नहीं, मैंने कहा ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, थोड़ा हजम भी आज होगा ज्यादा हो वो गया, तो आज ज्यादा हो गया, मुझे अंदाजा था कि वो नहीं ज्यादा हो जाना है आज। नहीं नहीं, मैं वो इसलिए है तो बहुत यूजफुल, मगर मेरे ख्याल में ये पूरा एक दिन का आपका सेशन होता है मुझे मैंने कभी अच्छी तभी तरह आपसे बात पूछा था कितना टाइम लगेगा हमें। नहीं ठीक है, मेरे ख्याल में एक तरह का वो, एक तरह का हमारा वो एक होगा, हम उसको ना बाद में फिर जब आप आएंगे कराची में, तो मेरे ख्याल में इसको ठीक है, हम, कम्युनिकेशन बहुत ही यानी स्ट्रांग एक तरह का वो सब्जेक्ट है, हाँ हाँ, पार्ट है उसका, उसको पार्ट है उसका। थोड़ा उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा। तो शायद जी साहब ने जी जी कैमरा खोला है, इसका मतलब इनका कोई सवाल उड़ता हुआ आएगा, जी तो जी, प्लीज मेरा गो एक अहेड। सवाल है। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बहुत ही ज्यादा मजा आया।
बहुत अच्छा लगा। और मैं ये सोच रहा था कि मैं इसके साथ नोट्स भी लेता जाता, लेकिन अभी इतना रिकॉल कर पाऊंगा कि मैं बैठ के इसके बाद फौरी तौर पे मैं नोट्स लूंगा सारे। और फिर जब रिपीट शुजा भाई चलाएंगे तो मैं उस जरूरत पड़ी तो देखूंगा। बहुत मजा आया। सर, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसा होता है कि एक आदमी के अंदर मल्टीपल ये जो है मॉडलिटीज हों, कि यानी ऑडिटरी भी हो और विजुअल भी हो, या कैनेस्थेटिक में उनमें से दो एक साथ हों, ऐसे होता है? और हमें अपना जो है अपने बारे में अगर हम पता चलाना चाहें तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो देखिए, यही चीज़ है कि आप कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सी चीज़ें, जो पता चल जाता है, ये पता चल जाता है जब आपको इन इन चीज़ को, जैसे ये मैंने बताया है आपको, इन कुछ चीज़ों को आप समझ जाते हैं तो फिर पता चल जाता है कि मैं मिसाल के तौर पे, मैं काइनेस्थेटिक हूँ और हम ऑफिस में काम करते थे, हमारी ट्रेनिंग दूसरी थी, सवालियात वो ऑडिटरी थी। तो अब मैंने यहीं से कोई बात की तो उसने वहीं बाहर बाहर खड़े खड़े थे, नाज तुमने ये कहा था। तो यानी उसकी जो आवाज वो सुनती थी उसको कहती, तो पता था कि वो ऑडिटरी है। तो पता लग जाता है कि ऑडिटरी कौन है, काइनेस्थेटिक कौन है, ज्यादा वर्ड फीलिंग्स कैसी उसकी आ रही हैं, उसकी जो है इमोशनल ज्यादा कौन सा हो रहा है, टच कौन कर रहा है, आपके पास आता है ओहो जी अस्सलाम वालेकुम जी, आके गले मिलता है या आपको हाथ मिलाता है तो पता चलता है काइनेस्थेटिक है। और जो सिर्फ बातें ही करता है तो उसका मतलब ये कि ऑडिटरी है। और वो बातों का वर्ड्स भी वैसे ही इस्तेमाल करता है। और जो विजुअल है वो ज्यादातर ऊपर देखेगा, क्योंकि उसने कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए सारी चीजों को, या उसने देखनी है सारी चीजें। और फिर वर्ड भी वो विजुअल ही इस्तेमाल करेगा। तो पता चल जाता है कि क्या करता है। कि देखे ही देखे, मैंने दिखाया था वो आपको, पिक्चर दिखाई तो पिक्चर आपने देख ली थी। पता चल जाएगा, पिक्चर तो देख के वो ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। एक आदमी का आप सिर्फ सुनाते हैं, मिसाल कि मैं ऑडिटरी नहीं हूँ, मैं ऑडिटरी नहीं हूँ। तो बाद दफा ये आ रहे होते लेक्चर्स वगैरह आते तो मैं कोशिश करता हूँ यार मैं पढ़ लूँ, देख लूँ इसको, बजाय इसके कि वो सुनूं। पूरी तरह नहीं सुनना उसको क्लैरिटी आती, तो उसको कर लेता हूँ। तो वो पता चल जाता है आदमी को, बशर्ते कि ये पता चल जाए कि काइनेस्थेटिक है, ऑडिटरी है, विजुअल है, उसमें कैसी कैसी चीज़, जैसे मैंने आपको बता दिया, विजुअल है तो वो देखने की बातें करेगा, ऑडिटरी है वो सुनने की बातें करेगा, काइनेस्थेटिक फीलिंग की और टच की बातें करेगा। तो पता चल जाएगा वो क्या ज्यादा उसका फंक्शन क्या है, कैसे कैसे करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, करेंगे हेलो, इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा सा कोई वक्त सवाल दें। रह तो आपके सवाल का कोई पार्ट रह तो नहीं गया शायद? ये था, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसी आदमी के अंदर एक से ज्यादा ये मॉडलिटीज होती हैं? नहीं, वो परसेंटेज हो सकती, कम बेश परसेंटेज हो सकती, लेकिन वो ज्यादा डोमिनेंट जो होती है वो उसी के ऊपर बेस करता है। वो एक ही होती है ना, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अच्छा, वो एक होती है, डोमिनेंट एक ही होती है, उसमें थोड़ा सा यानी कमी बेशी तो आ हाँ, जाती उस है, दूसरियों बाकी में सब चीजों की समझ वैसे होती है। उसमें इम्प्रूवमेंट दूसरियों में आ सकती है अगर आप उस पर आ काम करें तो। सकती है, जी जी, समझने के लिए आ सकती है, लेकिन उसकी बेसिक जो है तो वो उसके ऊपर उसकी वही परसेंटेज रहती ज्यादा है, हाँ होती है। बिल्कुल। हाँ जी, उसकी हुरैन परसेंटेज ज्यादा। ने हैंड रेज किया है, प्लीज आप माइक अस्सलाम खोल लें। वालेकुम। ये बहुत मज़े का टॉपिक है कम्युनिकेशन। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये मालूम करनी थी कि ये मैंने नोटिस किया है कि जिन लोगों को आपसे मतलब बात नहीं करनी होती या जो अवॉइड कर रहे होते हैं कन्वर्सेशन, वो आई कांटेक्ट नहीं करते या वो आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के साथ हम किस तरह डील कर सकते हैं या अपनी बात कन्वे कर सकते हैं? प्लीज जरा दोबारा कहिएगा, मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं दिया आपकी आवाज। जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या कन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, वो आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं या वो आई कांटेक्ट नहीं करते। तो फिर ऐसे लोगों के साथ हम किस तरह डील कर सकते हैं या अपनी उनसे बात अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई बात उनसे करें या कोई हम उनसे सवाल करें, तो हम उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि वो पेसिंग का एक पार्ट है, कि आप उसको पहले उसको समझ लें, क्या वो ऑडिटरी है, क्या वो विजुअल है, क्या वो काइनेस्थेटिक है। और फिर अगर आपने उसके साथ पेसिंग करनी है तो फिर आप और पहले चले, कुछ वर्ड आपने कोई इस्तेमाल नहीं भी करने ना। और अगर आप उसके सामने सिटिंग हो गए तो जैसे उसने पोस्चर बनाए हुए ना वैसे ही पोस्चर बना लें। जैसे उसने वो अपने मूड को बनाया हुआ है वैसे भी अपना मूड बना लें। जैसे उसने कोई ऐसी बात की है वैसे ही की बात कर दीजिए। तो पहले पेसिंग के पार्ट के ऊपर उसके साथ वो एक रिलेशनशिप ऐसी डेवलप हो जाए
कि फिर जब आप बात करेंगी तो वो उस पेसिंग के हिसाब से करेंगी कि वो सुनना क्या चाहता है, वो करना क्या चाहता है। और ये मैं अपना मिसालें दे सकता हूँ कि जब हमने लर्न किया था तो जाके बैठ के ऐसे ऑफिस में मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो पहले ही उसके साथ जो था वो जैसे बैठा हुआ है वैसे ही बैठ के जैसे चेंज किया उसने, हमने भी चेंज करना शुरू कर दिया साथ साथ। और फिर पता चला कि अब मैं जब जैसे चेंज कर रहा हूँ तो वो खुद मुझे फॉलो कर रहा है, अनकॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली मुझे फॉलो कर रहा है वो। तो ये एक पार्ट है उस चीज का कि आपको पेसिंग का, वो जैसे मैंने कहा कि वर्ड क्या कर रहे हैं, पोस्चर कैसा है उसका, उसकी वो जो है लैंग्वेज कैसी है, उसका मूड कैसा है, वैसे ही आप उसके साथ बैठे तो कुछ देर के बाद पता चलेगा कि वो आपके साथ उसकी जो सिस्टम है उसके साथ इग्नाइट हो, उसके साथ हो गया है, वो कनेक्ट हो गया है। और अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर, अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर मगर सर और ये भी तो हो सकता है ना, उसने भी एनएलपी सीखा हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा उसने भी आपको जो कॉपी करना शुरू किया तो हो सकता है उसने भी एनएलपी सीखा हुआ हो। उसने मैं लाइटर मोड में कह रहा ठीक, हूँ। ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो एक पार्ट है इस चीज का, बशर्ते कि आप कॉन्शियसली कर रहे हूं तो। हाँ। और अगर आप अच्छा इसमें, कॉन्शियसली खुद ही, अगर आप खुद ही अवेयरनेस नहीं है तो फिर आप उसको कैसे कर सकेंगे? फिर तो आपका अपने अंदर से बाहर निकलना होगा ना, बजाय इसके कि अच्छा आप पेसिंग कर रहे हो। आप मैं, अपने आप को जो है वो उस में फिट नहीं कर पा रहे होते। पेसिंग तो अच्छा तब इसमें, करेंगे ना कि आपको पता चल गया कि मैं तो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन जैसे वो चाहता है मैं वैसे ही करूं, फिर पेसिंग होगी। ठीक, हाँ मतलब वो खुद तो कर सकता है, मगर सपोज आप ये कह हाँ समझें मिसाल के तौर पर कि वो एक बंदा मतलब समझ रहा है कि अगला सामने बैठा हुआ मुझे पैसिंग कर रहा है, तो उसको कैसे यानी काउंटर कर सकते हैं या उसको कैसे नल कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर उसने क्वेश्चन किया है वो, जी सर मैं मतलब सख्त सवाल किया, जी सर मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा लेकिन जरा थोड़ा सा एहतियात कर दीजिए, मतलब आप उसी लैंग्वेज में उसी उसी टोनैलिटी के साथ बात करें। और हाँ फिर जब वो सही। थोड़ा सा आएगा तो फिर आपको, जी सर आपने कहा था मैं अभी आपको जवाब देता हूँ। तो ये जब इस टोनैलिटी में बात करें तो फिर वो भी सुनेगा, लेकिन जब जी सर आपने क्या कहा, जी सर आई एम सॉरी जी मैंने, फिर वो और आपके ऊपर सवार हो जाएगा। यानी उसी टोनैलिटी के साथ जब आप जवाब देंगे तो फिर उसको भी पता चलेगा कि मैं इससे बात करनी है। ठीक है सर। अच्छा अभी क्विकली कोई और भी सवाल हो तो आप प्लीज माइक खोल के अभी कर सकते हैं। आज कितने हेलो। लोग शामिल हैं? शायद जी सर, शायद कोई नहीं। अभी तो 12 है मगर 14-15 हो गए थे। अच्छा। फहमीना अदील हैं, उन्होंने हैंड रेज किया, प्लीज गो अहेड, माइक खोल दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम। एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, मगर मेरा एक सवाल ये था कि मैं बच्चों की ना स्टूडेंट की मेंटोरिंग करती हूँ। तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की तरफ से ना किसी ट्रॉमे का शिकार होते हैं। आप जब वो मुझसे मदद लेते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ डिस्कस करूं ताकि वो उस चीज को रिजॉल्व कर पाए और एक अच्छा अपने लिए फ्यूचर बना पाए। मगर ये कभी कभार ये होता है कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी पुरानी बातों को मेरे सामने रिपीट कर रहे होते हैं। तो कभी मुझे लगता है कि एक्सेसिव मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या वो मुझे एक बात बहुत रिपीट कर रहे हैं और मुझे उनको रोकना भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए? अच्छा देखिए एक, नादिर साहब सॉरी, इस सवाल का जवाब देने से पहले आप इसको ना प्रेजेंटेशन को बंद कर दे तो वो थोड़ा सा, अच्छा जी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इससे बहुत जगह घेरी हुई है स्क्रीन जी 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 की। ठीक है। इन्हें बंद कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो। स्क्रीन शेयर से हटा दें बस, कोई बात।
ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी सर, थोड़े अब आप जवाब दें प्लीज। नहीं बेहतर हो गया। अच्छा, उसका ये है कि एक तो देखें, जैसे मैंने कहा कि बच्चों की साइकी ज़ाहिर थोड़ा डिफरेंट होती है, और आप एक तो ये है कि बुनियादी तौर पर जैसे मैंने पेसिंग की बात की है, तो पेसिंग का मतलब ये है कि पहले बच्चे के साथ मिसाल के तौर पे बच्चा कुछ जिद कर रहा है, या बच्चा किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, या मिसाल के तौर पे छोटी मिसाल देता हूँ कि एक हर वक्त वो ऑडियो ले उसको बैठा हुआ है, मोबाइल लेके बैठा है, उसके ऊपर वीडियोस देख रहा है। सर, मैं जिन एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रही हूँ वो हैं ग्रेजुएशन से यूनिवर्सिटी वाले बच्चे। अच्छा जी। तो उसमें पहले पेसिंग का बड़े आप, बच्चे। हाँ, आप पेसिंग का पार्ट लर्न कर लीजिए कि उससे अच्छा, अच्छा तो अच्छा तुम ऐसे कर रहे, हाँ हाँ मैं भी छोटे हुए ऐसे ही किया करती थी। थोड़ा सा उसके साथ वो पेसिंग की साइड पे जाइए, जैसे वो सोच रहा है वैसे ही सोचिए। फिर उसको कहा कि यार नहीं बच्चे ये तो बहुत मुश्किल हो गया, मेरा ख्याल आप खासा खेल लिया हमने, आप आओ चलते हैं। और ये किया है मिसाल के तौर पे जो जो हीलिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने किया है सारे, के एक अल्कोहलिक है, वो अल्कोहल पी रहा है, वो उसको छोड़ निकलवाना चाहता है उसको, तो वो जाके प्याला लेके, अल्कोहल खुद तो नहीं पी रहा है लेकिन उसके साथ जाके अल्कोहल हाउस में बैठ जाता है, बातें उसके साथ करता है, उसके यार मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और दिखा रहा है कि मैं भी पी रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब वो वहां से हटता है, चले बाहर चलते हैं, चले बाहर जाके बात करते हैं, यहाँ तो बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो बाहर लेके चले जाता है, फिर उसको बातें करता है, तो फिर उसको वो करके उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो पेसिंग की पहली बात ये कि आप उसके साथ जैसे वो बच्चा कर रहा है उसके साथ ही कोई ऐसी चीज करें ताकि उसको एक्सेप्ट कर ले, उसके साथ उस रिलेशनशिप को डेवलप करना शुरू कर दे, और उसके बाद फिर आप उसको लीड करना शुरू करके कर दें। ये एक हिस्सा है, मिसाल के तौर पे हमने खुद भी ट्रेनिंग में देखा है कि वो जाके बच्चों के साथ टीचर बैठता है, जाके कहता है अच्छे बच्चे तुम खेल रहे थे यार, लाओ मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ के खेल लेता हूँ, और उसके थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू, पता है कि वो बहुत सारा ज्यादा खेलता है और टाइम बहुत ज्यादा जाया कर रहा है, तो उसके साथ थोड़ा जाके बैठता है, थोड़ा खेलता है, यार अब बहुत ज्यादा नहीं हो गया, आप थोड़ा किताब ना पढ़ लें, चलो आओ मेरे साथ चलते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो उसको छोड़ के किताब पढ़ने के लिए ले जाता है। तो ये पेसिंग का एक पार्ट है कि पहले जैसा वो कर रहा है वैसे ही उसके साथ थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, और फिर उसको लीड कीजिए। लेकिन वो चूंकि आपकी वो इतना हो जाएगा वक्त के साथ, जब उस प्रैक्टिस में आप जाएंगे कि समझना शुरू करेंगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, हो सकेगा, जैसे वर्ड इस्तेमाल कर ले वैसे वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे फीलिंग है उसकी उसकी फीलिंग के साथ शेयर करना शुरू कर दें, और फिर वक्त लगेगा, एकदम से ये नहीं होगा। जैसे आप कह रही हैं कि बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, सब और फिर सब डिफरेंट होंगे, एक नहीं होगा, सब डिफरेंट होंगे, तो उनके साथ एक एक करके जब आप कर सकेंगी पेसिंग और फिर लीडिंग करेंगी तो वक्त आएगा, लेकिन एकदम नहीं आएगा, वक्त लगेगा उसको थोड़ा सा। ठीक है सर, थैंक यू। कोई और सवाल किसी का? अच्छा, मेरे ख्याल में अ, अगर किसी का नहीं है तो फिर इसको हम क्लोज करें, मगर क्लोजिंग से पहले हमारे साथ जमीर साहब भी हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप, वैसे हमारे वो लिंकर्स में भी वोट ऑफ थैंक देते रहते हैं, और आज के लिए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पूरा जो सेशन है वो उसको सम अप तो बहुत मुश्किल है करना, मगर वो वोट ऑफ थैंक के तौर पर दो एक तीन। हाँ सॉरी, एक चीज बात, आज आज हम मेडिटेशन तो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में काफी देर हो गई है अभी, साढ़े मैं वही कह अभी रहा हूँ कि आज देर हो हाँ गई है, लेकिन आप हाँ, ऐसा क्योंकि कीजिएगा जब नेक्स्ट कहीं सेशन होगा तो मैं आज मेडिटेशन के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि लास्ट टाइम अच्छा, डॉक्टर साहब ने नहीं मुझे अगर मेडिटेशन को कहा तो करना मैं चाहें रेडी तो नहीं आप था। आज मैं 10 मिनट पूरी की तरह कर सकते हैं। तैयार था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कर लेंगे उसको। ठीक है। हाँ ठीक है, मगर आज करा सकते हैं अगर आप बाकी लोग अगर रेडी हों नहीं 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 नहीं, अभी तो। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आज नहीं, आज तो बहुत अच्छा टाइम हो चलिए, गया। सही, जी 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 ठीक है, जी। सही है। तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जमीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जी जी। रिक्वेस्ट है अगर वो कैमरा खोलना चाहें तो खोल लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, वरना फिर आप वोट ऑफ थैंक दे दें और सम अप भी कर लें। ओवर टू यू जमीर साहब, माइक खोल लें। जी जमीर साहब, आप हैं ना? वो भी मेरे ख्याल में आपकी तरह थोड़ा सा टेक्निकल। हाँ जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज जी आ जी रही है? बिल्कुल, आप
जी जी आ रही अब है। मैं कोशिश करूंगा, शायद मेरा कैमरा भी खुल गया है। सबसे जी जी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहतरम इज्जत माब नादिर साहब का। बिल्कुल। आपको देखना, आपको सुनना और आपसे सीखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक कमी महसूस होती है कि इतनी दूर से जो है ना, ये जो राब्ता है, इसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपने सारी बात कम्युनिकेशन लैंग्वेज गेस्चर्स की, आंखों की बातें की हैं, आंखें दिखाने की और आंखों से पढ़ना और सीखने की बात की है। आपकी मौजूदगी जो है, हम जरूर चाहेंगे कि एक सेशन इस पर जरूर हो। सूरत वाला भी बैठे हैं और हमारे और बहुत सारे दोस्त भी बैठे हैं, देखकर बड़ी खुशी होती है। तो वन डे फुल स्ट्रेंथ के साथ एक सेशन जो है हमारी तशनगी को शायद दूर कर सके। प्लीज मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, जा रही। जी बहुत बहुत तो शुक्रिया ये जी ये जी। शुजा साहब इसको, और इतने मुश्किल, शुजा ने मेरी मुश्किल को बड़ा आसान कर दिया कि इसको समअप करना तो मेरे बस की बात नहीं है। आपका शुक्रिया तहे दिल से अदा करना इसके हाँ नहीं नहीं लिए। सही कह रहे हैं। मैं वो मुझसे गलती हो गई। मैं समअप भी तो आ रहा हूं, बाकी। मैं इसके लिए हाजिर हूं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने समझा और जो मैंने देखा, मैं बड़ी दयानत के साथ और खुलूस नियत के साथ ये बात जरूर कहूंगा कि इतने मुश्किल मौजूआत पर आप इतनी आम फहम और सादा अंदाज में गुफ्तगू करते हैं कि ये खासा मेरे ख्याल में साहब आप ही का है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको आपको इसलिए पैदा किया और नवाजा किया। तो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल। और अब मैं ये जरूर कहूंगा कि आज की नशिस्त में हमें आपने ये एहसास दिलाया कि इबलाग जो है सिर्फ अल्फाज के तबादले का नाम नहीं, बल्कि दिलों, जहनों और ख्वाबों को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल है। मैं जैसे समझा। और एनएलपी हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारे अल्फाज को जन्म देती है, अल्फाज हमारे आमाल को तश्कील देते हैं और आमाल हमारी तकदीर का तयन करते हैं, या वो हमारी फिक्र, सोच और हमारे मियार को बताते हैं। जब हम अपनी सोच का मियार बेहतर बनाते हैं तो हमारी जिंदगी का मियार, मैं समझता हूँ, खुद ब खुद बेहतर बनता चला जाता है। हम समझते हैं कि आज हम एक बेहतरीन पैगाम आपके साथ, अपने साथ लेके जाएंगे, जिसमें आपके हम एहसान मंद हैं कि जिंदगी में तवाज़ुन की अहमियत में आपने जिस तरीके से गुफ्तगू की है, जिस बारीकी के साथ बात की है, कि अगर हमारी कामयाबी, सेहत, हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात, हमारे बात में सुकून या हमारी अखलाकी अक़दार की कीमत पर हासिल हो, तो ऐसी कामयाबी अपनी असल मानवियत खो देती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। शुरू में तो शायद अच्छा लगता हो। हकीकी इंसानी तरक्की उस वक्त मुमकिन होती है जब जहन और दिल, ख्वाहिश और हमदर्दी और काम, खानदान, कामयाबी और इत्मीनान के तमाम एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम हो जाए। तवाज़ुन पे मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत बोल नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा भी नहीं। आप ये बात कर चुके हैं, बड़े मुकम्मल उसूख के साथ कर चुके हैं। असल बात ये है, जैसा कि मैं समझता हूँ स्टीवन कवी ने कहा, मैं उसके एक आशिकों में से हूँ। असल बात ये नहीं कि अपने शेड्यूल में मौजूद कामों को तरजीह करें, बल्कि अपनी तरजीहात को अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाएं। और यही आजकल एटॉमिक हैबिट्स बताती हैं हमें कि आहिस्ता आहिस्ता हम सीखने की तरफ चले जाएं। अच्छा जी, दूसरी बात ये, हमारे मोहतरम अरस्तु साहब ये कह गए हैं कि उम्दगी कोई एक अमल नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल आदत का नाम है, जिसे हम सीखते चले जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज की नशित हमें ये सबक देती है कि मुस्बत सोच, मौसर इबलाग की आदत, ज़हनी कामयाबी, ज़ाती कामयाबी और मुतवाज़िन ज़िंदगी हमें मजबूत बनाती है। और आपने जो कम्युनिकेशन का जो सेशन किया है, मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हम आपके दरमियान नहीं बैठेंगे और आपको सुनेंगे नहीं, और आपका आई कांटेक्ट, आपके आई मूवमेंट, आपके बॉडी लैंग्वेज जब तक हम नहीं देखेंगे, हमारी तशनगी बरकरार रहेगी। हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये सिखाएं कि जो कहा नहीं वो सुना करो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक चीज बाकी रह गई, मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा, शुरका का। खासतौर पे शुजा साहब को तो पहले करूंगा, शाहिद शाह साहब,
होरियन शहरियार साहिबा, राजा साहब पेशावर से हैं, और फैक्टर के जो सवालात किए, इन्होंने हमारे मौजू को आगे बढ़ाने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। और क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी शुक्रिया अदा करना, तो मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। शुजा साहब का तो है ही है। तो यही मेरे अल्फाज थे। इसके बाद मैं इजाज़त चाहूंगा। मैं एक जुमला बोलना चाहूंगा, अगर इजाजत हो शुजा भाई। हाँ बोल दे, मगर वो कोई सवाल ना कीजिएगा अब। नहीं नहीं, सवाल नहीं कह रहा हूँ, मैं एहसन सूरत अच्छा। वाला अर्ज कर रहा हूँ। नाजिर साहब हम जो उस्ताद होते हैं, बल्कि उस्ताज जिसमें जाल लगता है, उस्ताज वही होते हैं जो हम उस्तादों के भी उस्ताद होते हैं। हम जो 30 साल 35 साल 40 साल से इस पुरखार वादी में माइंड साइंसेस के उसमें हम लोग जो हैं, तो जब आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं तो यकीन करें, मेरे जैसा 6.5 फीट का आदमी जो है वो अपने आप को बोना तस्वुर करता है, और वो जो हमें अपने आप को तुफले मकतब समझते हैं। यकीन करें, बात ये होती है कि आपका जो अंदाज़े बयां है और आप जिस तरीके से अपनी बात पहुंचाते हैं और इन मौजूआत को करते हैं, बिलाशुबा उसकी कोई नज़ीर नहीं है, वो अनमोल है। बस आप जल्द कराची तशरीफ लाइए ताकि आपसे शर्फ मुलाकात हो सके। बहुत शुक्रिया। मैं एहसन सूरत वाला अर्ज कर रहा था। एहसन सूरत वाला के बाद जी जी अगली बिल्कुल, बात बस ये कि मैं मैं 1 मिनट लूंगा हार्डली। कम्युनिकेशन पे मेरा काफी पढ़ना लिखना और बोलना रहा। 1984 में मैंने 2 डे सेमिनार आईबीए में कराया था, और मेरे नाम से इश्तहार था। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ऐसा सीखने का अमल है कि जितना भी आप सीखें, समझें, पढ़ें, जितने लोगों से मिलेंगे, हर शख्स आपके लिए किताब की तरह होगा। हर शख्स आपके लिए एक अलग तहरीर होगा। हर शख्स को समझना, अब उसके लिए आपको यकीनी बातें, अपने रवैये, अपने अंदाज, अपनी सोच, अपना फिक्र, अपना अमल कि मुख्तलिफ जावियों से उसे देखना पड़ेगा। तो हम ये चाहेंगे, जैसे सूरत वाले ने भी कहा, मैं भी ये कहूंगा कि अगर आप कराची आएंगे तो शुजा भाई पहला रजिस्टर्ड स्टूडेंट पार्टिसिपेंट मैं जरूर हूँ। ठीक है, बस ये कि अब ये वैसे ओवर ड्यू हैं ये नादिर साहब भी, उनको होना है पास जमीर ब्रेक भाई, है आपका भी कब बहुत इस बहुत शुक्रिया। आप इतनी लव देते हैं। एक्चुअली नहीं मैं वहाँ से नहीं सर, जब आया तो बिल्कुल आउट हो गया एक तरह से, लेकिन वो एक जिंदगी का एक हिस्सा उर्दू है। उर्दू का छोटा सा जुमला बोलूंगा जी कि जी। काश मुझे ये सर सादत हासिल हो कि मैं जानूए तलम्मुस तय करूं। ये वाह, आखिरी बहुत लफ्ज समझ नहीं आया। बहुत जानूए तो ये बता देंगे, ये नादिर साहब ये बताएंगे, समझ में तो मुझे भी नहीं आया, मैं तो ये बोल तो गया आप कर हूं। चले ठीक है, मेरे ख्याल में इसको क्लोज करते हैं। वैसे तो कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं है, मगर ये तकरीबन हाँ, तकरीबन अभी 2 घंटे होने तो वाले हैं, सूरत वाला तो साहब के बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चलें जी। एनर्जी मिलती है आप लोगों से। बहुत जी देर के जी सर। बाद, एक गैप के बाद सारा कुछ मिलता है। जी जी लेकिन मुझे एक लाइफ का अंदाजा जो हुआ है, मैं सिर्फ उसको शेयर कर सकता हूँ। मैं प्लीज। जर्मनी में था 8 साल, वहां पे जा रहे जहाँ से जा गुजर के जाके सारा कुछ एक्सपीरियंस किया जिंदगी में। और मैं लास्ट टाइम भी शेयर कर चुका था कि डायरेक्टर थे क्रिमिनल पुलिस के, जिनके साथ कोई ट्रांसलेटर था मैं वहाँ पे। तो वो उनके साथ जरा ज्यादा दोस्ती थी, तो वो कहने लगे एक दफा कि नाज़िर, डू यू बिलीव इन गॉड? तो मैंने कहा यस आई डू बिलीव इन गॉड। उसने कहा हाँ हाँ, पाकिस्तान को जरूरत है गॉड की। तो मेरे लिए सही कहा। अच्छा, तो मुझे ये बड़े चैलेंज थे फ्रैंकली। गांव से यहाँ से पढ़ के गया, और यहाँ पे वो मौलवी साहब हाजिर नाजर हैं जी, अपना नूर हैं, बशर हैं, इस चक्कर में पड़े रहते थे। तो सर वहां अब जाके आप एक दिन तशरीफ ले आइए बस। जी मैं नहीं नहीं, बस इंशाल्लाह। वो मैंने कहा वो तो ओवर ड्यू है, मगर ये कि बस वो इनका कोई बहाना बन जाए ना आने का। ठीक है नहीं, सर, थैंक यू वेरी चले मच नहीं, आप वंस प्रोग्राम बना अगेन। लीजिएगा शुजा, आप प्रोग्राम बना लीजिएगा। शुजा आपने मुझे छेड़ा, 1 मिनट रुके। गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे, करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। बहाना तो बनाना आपके दाएं हाथ की बात है। ठीक तो है सर, थैंक यू मैं वेरी मच। बस मेरे ख्याल में आज भी एक्चुअली वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मैसेज दिया हुआ था कि जी मेडिटेशन का और कर लीजिएगा, कोई एनएलपी का कुछ टेक्निक का हवाले। अरे आई एम सॉरी मोहतरमा डॉक्टर साहिबा का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। वो जिस तरीके से इस मिशन को लेकर चल रही हैं, ये उनका खासा है, और हम सब उनके बड़े अकीदतमंद हैं। बेशक बिल्कुल, कोई बेशक शक बेशक। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली उनका ही है,
तो बस ये कि वो आउट ऑफ सिटी है तो इसलिए आज वो प्लीज नहीं है। प्लीज आप कन्वे माय प्लीज तो कन्वे माय रिगार्ड्स। ये जो है ना रिकॉर्डिंग है और वो सुन लेंगी। ओके ठीक है सर, खुदा हाफिज। आप ऐसा कीजिए कि प्रोग्राम बना लीजिए शुरुआत, तो फिर मुझे जरा बता दीजिएगा कि कब इंटीग्रेटिंग हो सकते हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम बना लूंगा माने के लिए। मैं ठीक हाजिर है और जरूर सर थैंक हूँ। यू। एक बात और कहते चलो शुजा भाई, डॉक्टर साहब जब आएंगे तो ही विल बी माय गेस्ट, मेरा घर भी मौजूद है, रहने की जगह भी मौजूद है, और हम सब मिलके रहेंगे। ठीक है, सही है, इंशाल्लाह। मैं भी बहुत आपके क्या पास शुक्रिया, आ जाऊंगा। जबरदस्त ऑफर है भाई, क्या ठीक है, ऑफर बहुत है, शुक्रिया, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 ओके मेहरबानी। सर, शुक्रिया। थैंक यू, खुदा बहुत हाफिज। अल्लाह आपके हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।